मैं श्री डी के पांडे साहब कानपुर से पधार चुके हैं और मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने आप को सर अनम्यूट कर लीजिए। डी के पांडे साहब अपने आप को अनम्यूट कर लें। जी सर, जी सर। मैं शैलेश जैन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के हमारे स्पीकर का श्री पांडे जी के बारे में दो शब्द थोड़ा परिचय दें। जी, सभी को मेरा जैन ललितपुर। जी, सभी को मेरा नमस्कार। जी सभी को मेरा नमस्कार। उपकाश द्वारा आयोजित आज की 67वीं वेबिनार में आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। मैं शैलेश जैन एडवोकेट, उपकाश का एग्जीक्यूटिव मेंबर और सचिव कर अधिवक्ता संघ ललितपुर। उपकाश के द्वारा 67वें सफल वेबिनार में अधिवक्ताओं को एवं टैक्स प्रोफेशनल्स को जूम ऐप्स के माध्यम से पिछले 1 साल से, इसी लॉकडाउन के समय से स्टार्ट हो गया था, तो पिछले 1 साल से निरंतर उपकाश का ये वेबिनार हमारे प्रिय परम आदरणीय इस उपकाश के बट वृक्ष जिसको कह सकते हैं हमारे आदरणीय परम आदरणीय हर्ष शर्मा जी एडवोकेट के निरंतर हम लोग व्यस्त भी रहते हैं, मार्च में भी व्यस्त रहे, लेकिन हमारे परम आदरणीय हम सबके मुखिया हर्ष शर्मा जी द्वारा इसको कभी भी एक भी सेमिनार, एक भी वेबिनार लैप्स नहीं होने दिया है। ये उनके लिए सभी अधिवक्ताओं की तरफ से बहुत जोरदार तालियां। थैंक यू। आज विद्वान अधिवक्ता हमारे बीच श्री देवेंद्र कुमार पांडे जी जो कानपुर से हैं, यूपी से हैं। मैं उनका उपकाश के माध्यम से, कर अधिवक्ता संघ ललितपुर की माध्यम से बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय देवेंद्र कुमार पांडे जी कानपुर से बिलोंग करते हैं और एक्स जनरल सेक्रेटरी सेंटेक्स बार एसोसिएशन कानपुर में रह चुके हैं। आपकी एजुकेशन बीकॉम 1987, एलएलबी 1990 एवं बीएड 1991 से हुई है कानपुर से यूनिवर्सिटी से, और यूपी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में आपका 7 फरवरी 1992 में आप एनरोलमेंट हैं। यूट्यूब चैनल टैक्स डीकेपी करके आपने 17 फरवरी 2019 को इसको सब्सक्राइब किया था। उपकाश सेमिनार कौशाम्बी में 22/12/2019 को आपने सफल जीएसटी रिटर्न के ट्रायल बेस का वो किया था। कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन में वाइस चेयरमैन एनआरसीसी 2 डेज सेमिनार 11-12 जनवरी 2020 को आपके द्वारा आयोजित किया गया था। सेमिनार बरेली में 25/1/2020 को हुआ था, जिसमें बरेली में मैं स्वयं एवं हमारे अधिवक्ता की कुछ टीम यहाँ से बरेली गई हुई थी और आपको सुनने का हमें मौका मिला था। थर्ड वेबिनार उपकाश का 6/5/2020 को हुआ था, उसमें भी आपके द्वारा DRC 01 to DRC 07 के कुछ अच्छे पॉइंट पे आपने हम लोगों को मार्गदर्शन किया था और अपने ज्ञान से हम लोग सभी को सिंचित किया था। एवं उपकाश के बुलेटिन जुलाई एडिशन में आपने जीएसटी कानून के में कब तक रोकड़ खाते, कैश बुक वगैरह संभाल के रखना पड़ता है, उसके बारे में भी आपने उपकाश बुलेटिन में एडिशन का आर्टिकल दिया गया था, उसको हम लोगों ने सब पढ़ा है। बहुत अच्छा आपने मार्गदर्शन दिया है। और आज का जो टॉपिक है, आज भी हम लोग उस ज्ञान से, आपके ज्ञान के, आपके माध्यम से हम लोग सफल होंगे, सिंचित होंगे, यही आशा है आदरणीय देवेंद्र कुमार पांडे जी से, और यही आशा है कि आगे आपकी भी हम उपकाश को इसी तरह से आपका ज्ञान हम लोगों को मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एम एस शैलेश जी। मैं डी के पांडे जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने आशीर्वाद वचन से सर हम लोग आप ग्रेट करें। जी सर, नमस्कार सर। आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो जीएसटी रिटर्न 2A, 2B और 3B से रिलेटेड है, जिसके बारे में मैं समझता हूं कि हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और इसके बारे में बहुत कुछ जानते भी हैं। लेकिन फिर भी ये टॉपिक आया है क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बार बार चेंजमेंट की वजह से, जैसे कि हमारे सर्कुलर्स आते रहते हैं और नोटिफिकेशन आते रहते हैं,
रूल्स में भी कई बार अमेंडमेंट हुए हैं। इन सब वजहों से इसमें कई बार चेंजमेंट के कारण काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। इस समय भी मैं देख रहा हूं कि जो QRMP स्कीम आई है और लोगों को IFF से संबंधित जो GSTR 1 की जगह पे उन्होंने जनवरी और फरवरी में IFF के अंतर्गत अपने बिल्स B2B के अंदर डाले हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। उन विषयों को देखते हुए इस पे एक बार चर्चा करना जरूरी हो गया था। तो मैं समझता हूं कि इसमें चर्चा करने से पहले मैं संस्थापक अध्यक्ष श्री हर्ष शर्मा जी का धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने कई बार मेरे ऊपर विश्वास जताया और इस वेबिनार पे मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष श्री नानक चंद जी अग्रवाल का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। महामंत्री श्री विश्वनाथ मिश्रा जी और कोषाध्यक्ष श्री मुकेश शर्मा जी, इन सभी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इन लोगों ने बार बार मेरे ऊपर विश्वास जताया है और मुझे बोलने का मौका दिया है। हमारे साथ हरियाणा स्टेट टैक्स बार एसोसिएशन करनाल और होशंगाबाद हरदा जिला टैक्स बार एसोसिएशन MP से भी लोग जुड़े हुए हैं जो मुझे सुन रहे हैं। तो मैं उनका भी एक बार आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन लोगों ने विश्वास जताया और मुझे सुनने के लिए बुलाया। तो इसके साथ ही हम लोग GSTR 2A पे इन चीज़ों पे छोटा सा एक निगाह डालेंगे, क्योंकि इनके जो सब्जेक्ट्स हैं जिस पे हमें चर्चा करनी है, उन चीज़ों पे देखने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा एनालिसिस इसको करना जरूरी है कि 2A क्या है, 2B क्या है और 3B क्या है, और इसमें जो डेटा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। क्योंकि पहले 2A नहीं था, 2B नहीं था, अब हमारे पास 2A है और 2B भी है। तो हमें ये जानना भी जरूरी है कि हमें 2A से क्या देखना है और 2B से क्या देखना है, और उसके बाद हमें 3B में एनालिसिस कैसे करना है। तो इसको हम लोग देखेंगे। तो GSTR 2A से हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि स्क्रीन शेयर करने के लिए जी सर, आवाज सबको आ रही है? जी 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 जी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे GSTR 2A, जिसमें है बजट में 2021 में कुछ अपडेट आया था सेक्शन 16 से संबंधित, amendment to allow taxpayers claim of the input tax credit based on GSTR 2A and GSTR 2B. Henceforth, the input tax credit on invoice or debit note may be availed only when the details of such invoice or debit note have been furnished by the supplier in the statement of outward supplies, and such details have been communicated to the recipient of such invoices or debit notes. GSTR 2A is an automatic return generated for a taxpayer from his sellers GSTR 1, and this article we discuss the following topics in detail. अब इसमें हम देखते हैं कि अपडेट जो 22 दिसंबर 2020 को आया था उसमें इन्होंने क्या बताया था। फॉलोइंग आर द चेंजेस इन रूल 36(4) फ्रॉम 1 जनवरी 2021। इसमें इस नोटिफिकेशन में इन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2021 से रूल 36 का जो सब रूल 4 है वो चेंज होगा। क्या चेंज होना था उसमें? द ITC शैल बी अवेल्ड as per the invoices uploaded by respective suppliers either and their GSTR 1 or by using the invoice furnishing facilities IFF। यानी कि जो हमने GSTR 1 में, जो हमारा सप्लायर GSTR 1 में अपनी इनवाइसेज अपलोड करेगा, या GSTR 1 की फैसिलिटी नहीं ले रहा है, IFF की फैसिलिटी ले रहा है, तो वो IFF के द्वारा जो भी अपनी B2B की सप्लाई डालेगा उसके आधार पर द रिसिपिएंट्स कैन क्लेम प्रोविजनल इनपुट टैक्स क्रेडिट इन GSTR 3B टू द एक्सटेंट ऑफ 5% instead of earlier 10% of the total ITC available in GSTR 2B for the month। जैसा कि आपको मालूम है कि पहले हमें 10% लेना था और अब हम उसको 5% ही एक्सटेंट ले सकते हैं। तो ये अमेंडमेंट एक इसके माध्यम से आ गया। दूसरा, सर्टेन टैक्स पेयर्स कैन नॉट मेक पेमेंट फ्रॉम देयर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इन एक्सेस ऑफ
99% of the total tax liability for the tax period as per a new rule 86B। एक नया रूल भी इंसर्ट हुआ 86B, जिस पे ये रिस्ट्रिक्शन लगाया गया कि आप केवल क्रेडिट लेजर से 99% ही टैक्स लायबिलिटी यूटिलाइज कर सकते हैं। अब ये है रूल 36(4) में क्या करा इन्होंने, The CBIC released an important notification on 9th October 2019 inserting sub-rule 4 under Rule 36 of the CGST Rules 2017. The rule states that the provisional tax credit without invoices on GSTR 2B can be claimed in the GSTR 3B to the extent of 5% of eligible ITC reflected in the GSTR 2B. Hence, the total ITC that can be claimed in GSTR 3B is 105%, यानी 105% of the eligible ITC appearing in the GSTR 2B of a particular period with effect from 1st January 2021. अब जितनी भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं या आ रही हैं वो 1 जनवरी 2021 से ही स्टार्ट हो रही हैं। However, it was 10% with effect from 1st January 2020 up to 31st December 2020 and was earlier restricted to 20% of the period from 9th October 2019 up to 31st December 2019. Was GSTR 2A up to July 2020 a circular clarifying the issue relating to the implementation of original Rule 36(4) was released on 11th November 2019. तो जैसा कि आपको इसके बारे में भी पता है कि पहले हमें ये 20% की एलिजिबिलिटी दी गई, उसके पास 10% की एलिजिबिलिटी दी गई और अब रह गई केवल 5% की। इसके बाद जो इन्होंने रूल 86B इंसर्ट करा, इसमें क्या बताया, रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर notwithstanding anything contained in these rules, the registered person shall not use the amount available in electronic credit ledger to discharge his liability towards output tax in excess of 99% of such tax liability in cases where the value of taxable supply other than exempt supply and zero rated supply in a month exceeds 50 lakh rupees, provided that the said restriction shall not apply where a the said person or the proprietor or karta or the managing director or any of its two partners, whole-time directors, member of managing committee of association or board of trustees, as the case may be, have paid more than 1 lakh rupees as income tax. अगर 1 लाख रुपए से अधिक का इनकम टैक्स दिया है तो उस पर भी ये लागू नहीं होगा। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, 43 of 1961 in each of the last 2 financial year for which the time limit to file return of income under subsection। इसी में फर्स्ट है, of section 139 of the said act has expired, or B, the registered person has received a refund amount of more than 1 lakh rupees in the preceding financial year on account of unutilized input tax credit under class 1 of first proviso of subsection 3 of section 54, or C, the registered person has received a refund amount of more than 1 lakh rupees in the preceding financial year on account of unutilized input tax credit under class 2nd of first proviso of subsection 3 of section 54, or D, the registered person has discharged his liability towards output tax through the electronic cash ledger for an amount which is in excess of 1% of the total output tax liability, applied cumulatively up to the said month in the current financial year, or E, the registered person is first government department, or second a public sector undertaking, or third a local authority, or fourth a statutory body, provided further that the commissioner or an officer authorized by him in this behalf may remove the said restriction after such verification and such safeguard as may be as he may deem fit। तो ये रिस्ट्रिक्शन इन्होंने लगाए हैं और इतने सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं कि इनको बहुत ध्यान से पढ़ने और समझने की भी जरूरत है, अदरवाइज हमारे लिए कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं और नोटिसेस के चांसेस बहुत सारे बन जाते हैं।
व्हाट इज फॉर्म GSTR 2A? हम लोग जानते हैं, फिर भी इसको एक बार देखते हैं कि GSTR 2A में क्या क्या चीजें हैं। फॉर्म GSTR 2A is a system generated statement of inward supplies for a recipient. For GSTR 2A will be generated in below scenarios. When the supplier uploads the B2B transactions details in their form GSTR 1 और GSTR 5, तो जो ये B2B के ट्रांजैक्शन होते हैं वो चाहे GSTR 1 से आ रहे हों या GSTR 5 से आ रहे हों, वो हमारे 2A में रिफ्लेक्ट करते हैं। ISD details will be auto-populated on submission of form GSTR 6 by their input service distributor. GSTR 6 का हो गया। TDS and TCS details will be auto-populated on filing of form GSTR 7 and 8 respectively by the counterparty. Auto-population of import of goods from overseas on bill of entry as received from IceGate portal of Indian Customs. Form GSTR 2A will be generated in the following manner. So after saving, filing, submission of form GSTR 1 by suppliers or when counterparty adds invoices, credit notes, debit notes, etc. or make amendments in form GSTR 1 or GSTR 5. Form GSTR 6 is submitted for distribution of credit in the form of ISD credit invoice or ISD credit notes. Form GSTR 7 and 8 filled by the counterparty for TDS and TCS credit respectively. The details become available to the recipient for view, download, and are updated incrementally as and when suppliers upload or change details in their respective form of return statement for the given tax period. Form GSTR 2A of a tax period is available for view, download only. अब देखते हैं which details are available in form GSTR 2A. GSTR 2A में हमें कहाँ से डिटेल आ रही है ये आपने देखा। अब हम देखते हैं कि GSTR 2A में कौन कौन सी डिटेल हमें रिफ्लेक्ट हो रही हैं, कौन से पार्ट में कौन सी डिटेल आ रही है। Which details are available in form GSTR 2A? Answer: the following details are available in form GSTR 2A in following sections. पार्ट ए में क्या है? पार्ट ए में आपको मिलेगा ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम फॉर्म GSTR 1/GSTR 5 रेफर टू 2.1। इसके बाद पार्ट बी में हमें क्या चीज रिफ्लेक्ट करेगी? बी ऑटो पॉपुलेटेड होगा। पार्ट बी ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम फॉर्म GSTR 6 ISD क्रेडिट रिसीव, एंड इसके पार्ट सी में ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम GSTR 7 एंड GSTR 8। इसके बाद पार्ट डी में ऑटो पॉपुलेटेड बेस्ड ऑन आइसगेट पोर्टल ऑफ इंडियन कस्टम्स। तो ये जो 2A में है, कहाँ से 2A के किस पार्ट में कौन कौन सी चीजें रिफ्लेक्ट होंगी वो हम देख रहे हैं। इसके बाद देखते हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम ओवरसीज ऑन बिल ऑफ एंट्री displays all the details related to import of goods from overseas on bill of entry as received from IceGate portal of Indian Customs. Inward supply of goods from sales specific zone जो हैं units developers on bill of entry displays all the details related to inward supply of goods from sales units or developers on bill of entry as received from IceGate portal of Indian Customs. अब इसके बाद देखते हैं GSTR 2B ऑटो ड्राफ्टेड ITC स्टेटमेंट है। अब इसमें GSTR 2A जो हमने देखा उसमें हमने ये चीजें देख ली कि GSTR 2A में डेटा कहाँ से आएगा और GSTR 2A जो है उसमें कौन कौन सी चीजें रिफ्लेक्ट होंगी, कौन से पार्ट में कौन सी चीजें आने वाली हैं। तो ये था हमारा GSTR 2 से रिलेटेड। अब इसके बाद हम GSTR 2B में जाएं, उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन भी है कि GSTR 2A में अगर हम फ्यूचर
रेफरेंस के लिए कोई डाउनलोड करना चाहते हैं कॉपी, या उसकी कॉपी रखना चाहते हैं, तो क्या हम उसको रख सकते हैं? प्लीज कंटिन्यू करें, साथ में जुड़ें। और छोटी छोटी सी मेरे द्वारा क्वेश्चन है, इसलिए कि सभी लोग उसका रिप्लाई कर पाएं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एडवोकेट प्रतीक अग्रवाल जी कह रहे हैं रख सकते हैं। अजय कुमार बोथरा जी भी कह रहे हैं रख सकते हैं। अरुण कुमार राघव जी भी कह रहे हैं रख सकते हैं। अब इसको किस फॉर्मेट में हम रख सकते हैं? एडवोकेट विपिन अग्रवाल जी भी यस कह रहे हैं। एडवोकेट अभिलाष कुमार जी भी कह रहे हैं यस। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि इसको हम रख सकते हैं तो किस फॉर्मेट में हम इसको सेव कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं? एडवोकेट प्रतीक अग्रवाल जी कहना है एक्सेल में। एडवोकेट अभिलाष कुमार जी एक्सेल फाइल में, एक्सेल में। अजय कुमार बोत्रा जी भी कह रहे हैं एक्सेल में। शिवमंगल सिंह चौहान जी एक्सेल में। बिल्कुल ठीक है कि एक्सेल में रख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा एक फॉर्मेट और भी है जिसमें हम इसको सेव कर सकते हैं। अगर हमारे बिल्स ज़्यादा हैं, क्योंकि इसमें रिस्ट्रिक्शन भी है कि 500 बिल्स अगर हैं तो हम एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर उससे ऊपर हैं तो हमें किस फॉर्मेट में डाउनलोड करना पड़ेगा। वी एस सचान जी कह रहे हैं एक्सेल और पीडीएफ। अरुण कुमार राघव जी कह रहे हैं पीडीएफ। शिवमंगल सिंह जी भी कह रहे हैं पीडीएफ। एडवोकेट अभिलाष कुमार जी कह रहे हैं जेएसएन। बिल्कुल ठीक बात है कि हम इसको एक्सेल में कर सकते हैं और जेएसएन में भी कर सकते हैं। दो तरह से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेल फाइल में भी और जेएसएन फाइल में भी। आप लोगों का उत्तर ठीक है, पीडीएफ में नहीं है, लेकिन हम एक्सेल और जेएसएन में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब 2A के बाद हम छोटा सा परिचय 2B का भी लेते हैं, क्योंकि जब इन्हीं को हम पढ़ने के बाद ही आगे बढ़ेंगे तभी हमारी क्वेरीज भी क्लियर हो पाएंगी। जीएसटीआर 2B ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट है। अच्छा, इसी बीच में मेरे मन में एक प्रश्न और भी था कि जैसे 2A है और 2A में हमारे पास 500 बिल तक हम देख सकते हैं उसमें एक्सेल सीट में, तो क्या हमें इसमें कोई सर्च ऑप्शन भी अवेलेबल है? संतोष दुबे जी कह रहे हैं जय माता जी, सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी। सीए जी सिंह जी कह रहे हैं फिल्टर्स अवेलेबल है। अरुण बंसल जी कह रहे हैं कंट्रोल F करके फाइंड कर सकते हैं।
कुमार राघव जी कह रहे हैं जी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि सर्च का ऑप्शन अवेलेबल है और सर्च आप कर सकते हैं किसी भी कंडीशन में, किसी भी तरीके से भी कर सकते हैं, सर्च ऑप्शन डाल करके आप कर सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और 2A से संबंधित है, उसके बाद हम लोग 2B पे आ जाते हैं कि 2A में हम लोगों ने बात की थी कि पार्ट ए में क्या है, पार्ट बी में क्या है और पार्ट सी में क्या है और पार्ट डी में क्या है। अब मेरा प्रश्न ये है कि पार्ट डी में जो रेफरेंस होता है वो किस लिए होता है? पार्ट GSTR 2A के पार्ट डी में जो रेफरेंस आता है वो किससे रिलेटेड होता है? एडवोकेट अशोक कुमार सिंगला जी, सर योर मोबाइल नंबर एलियंस, ठीक है मैं शेयर कर दूंगा इसके साथ। मैं दोबारा क्वेश्चन अपना रिपीट करता हूं कि अभी हम लोगों ने GSTR 2A पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने ये चर्चा की थी कि इसके पार्ट ए बी सी और डी में जो क्वेरी आती है, जो रेफरेंसेज आते हैं, तो पार्ट डी में जो रेफरेंस नंबर आता है वो किससे रिलेटेड होता है? क्योंकि इसमें जितने भी पार्ट हैं वो सारे ऑटो पॉपुलेटेड हैं, तो पार्ट डी में जो ऑटो पॉपुलेटेड आता है उसमें एक रेफरेंस होता है, वो रेफरेंस किससे रिलेटेड होता है? इस समय कोरोना का बहुत जोर है, कोविड-19 का बहुत तेजी से प्रसार हो रहा है और हमें बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत भी है। और कानपुर में तो संडे को कल जो है लॉकडाउन भी कर दिया है उन्होंने, आज शाम को 8 बजे से मंडे की सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। तो अब हमारे पास चूंकि इसमें निरंतर कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस समय का बहुत अच्छा सदुपयोग करें और अपनी स्टडी को बढ़ाएं, क्योंकि बहुत सारे नोटिफिकेशंस हैं, बहुत सारे सर्कुलर्स हैं, उसके अलावा जो हमारा पोर्टल है वो भी हमें रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से नहीं चलने देता। इसलिए हम कोशिश करें कि ये जो समय हमें मिल रहा है इसका हम सदुपयोग करें। जी, इसको मैं बताता हूँ। ये जो है कस्टम क्लियरेंस के लिए जो कस्टम क्लियरेंस होता है उसका रेफरेंस नंबर यहाँ पर शो किया जाता है। इसको मैं पूरा डिटेल में बता देता हूँ। रेफरेंस डेट इज द डेट व्हेन द गुड्स हैव बीन क्लियर्ड फ्रॉम कस्टम्स बेस्ड ऑन द रेफरेंस डेट असाइन्ड बाय आइसगेट पोर्टल ऑफ इंडियन कस्टम्स। Import data will auto-populate to the relevant tax period of Form GSTR 2A. The reference date will always be greater than or equal to bill of entry date. तो यहाँ पर जो कस्टम की क्लियरेंस होती है उसका ये रेफरेंस नंबर आता है। तो अब हम लोग इसके बाद इसमें देखते हैं GSTR 2B को। GSTR 2B ऑटो ड्राफ्टेड ITC स्टेटमेंट है। GSTR 2B is a new static month-wise auto-drafted statement for regular taxpayers introduced on the GST portal. The statement was launched from the August 2020 tax period onwards. तो यहाँ पर
जैसा कि आपको मालूम है कि GSTR 2A जो है वो डायनामिक है, चेंज होता रहता है, 1 मिनट बाद भी चेंज हो सकता है। तो ऐसी पोजीशन में एक ऐसे फॉर्म की जरूरत थी जो स्टैटिक हो, जिसमें कुछ चेंज ना हो। तो इसीलिए इनको GSTR 2B लाना पड़ा, और GSTR 2B में ये सुविधा है कि ये स्टेटमेंट हमारा जो है वो चेंज नहीं होता है। अब आगे देखते हैं इंट्रोडक्शन टू GSTR 2B। GSTR 2B provides eligible and ineligible input tax credit ITC for each month similar to GSTR 2A but remains constant for a period। तो GSTR 2B जो है वो एक पीरियड के लिए कांस्टेंट रहता है, जबकि GSTR 2A और 2B दोनों सिमिलर हैं, लेकिन दोनों सिमिलर रूप से हमें दिखाई नहीं देते। आगे हम पढ़ते हैं कि 2A और 2B में डिफरेंस क्या है वो भी देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि 2B क्या है। GSTR 2B be available to all normal sales and casual taxpayers. Every recipient can generate it on the basis of the GSTR 1, GSTR 5 and GSTR 6 furnished by their suppliers. The statement will clearly show document-wise details of ITC eligibility. ITC information will be covered from the filing date of GSTR 1. For the preceding months M1 up to the filing date of GSTR 1 for the current month M4 instant GSTR 2B generated for July 2020. Please mute कर लें। For July 2020 will contain documents filed by their suppliers from 12 a.m. on 12th July 2020 up to 11:59 p.m. on 11th August 2020। जो पहला इन्होंने अगस्त में दिया था जुलाई का, तो वो इस तरह से था, द स्टेटमेंट फॉर जुलाई 2020 विल बी जनरेटेड ऑन 12th अगस्त 2020। यानी 11 अगस्त तक, यानी जुलाई का जो हमारा था GSTR 1, उसको हमें 11 अगस्त तक फाइल करना था। क्योंकि GSTR 1 से ही हमारा डेटा GSTR 2B में आना है, तो हमने जो 11 अगस्त रात 12 बजे तक, यानी 11:59 तक जो हमने फाइलिंग की, उसकी 12 अगस्त को हमारे पास वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। तो जुलाई का डेटा हमें 11 अगस्त तक देना था और 12 अगस्त से वो ऑटो पॉपुलेट होना था। Importance and benefits of GSTR 2B. The data in GSTR 2B is reported in a manner that allows taxpayers to conventionally reconcile ITC with their own books of accounts and records. It will help them in easier identification of documents to ensure the following. क्या क्या चीजें इंश्योर करता है हमारा GSTR 2B ITC से रिलेटेड? The input tax credit is not availed twice against a particular document. एक ही डॉक्यूमेंट्स का हम 2 बार ITC नहीं ले सकते। The tax credit is reversed as per the GST law in their GSTR 3B wherever required. GST is correctly paid on a reverse charge basis for the applicable documents including import of services. The statement indicates the respective tables or column of GSTR 3B under which the input tax credit of an invoice/debit note must be taken. When was GSTR 2B made available? GSTR 2B हमें available कब होता है? GSTR 2B has been made available from August 2020 onwards. It can be generated by recipient taxpayers once a month on the 12th of the month next to the tax period. तो ये हमें 12 तारीख को प्राप्त होता है और 11 तारीख तक हमें GSTR 1 फाइल करना होता है। For instance,
GSTR 2B for August 2020 can be accessed on 12th September 2020. The timelines for the generation of GSTR 2B can be checked out on the government portal under the View Advisory tab. कंटेंट्स एंड फीचर ऑफ GSTR 2B। अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि GSTR 2B में क्या क्या कंटेंट्स हमें मिलने वाले हैं और उनके क्या क्या फीचर्स हैं। The input tax credit on purchases from any regular taxpayers and non-resident taxable persons will be available. Further, the input tax credit distributed by the input service distributor shall also be available. The contents of GSTR 2B is as follows. क्या क्या कंटेंट्स हमें GSTR 2B में मिलने वाले हैं वो देखते हैं। Summary statement showing ITC available and ITC not available for every section. सभी सेक्शंस का अलग अलग दिया जा रहा है और हमें उसकी ITC अवेलेबल है या ITC नॉट अवेलेबल है ये भी बताया जा रहा है। Advisory for every section clarifies the kind of action that taxpayer must take. Documents wise details such as invoices, credit notes, debit notes, etc. to view and download. Cut-off dates and advisory of generating and using GSTR 2B. Import of goods and import from SAGE units developers available from GSTR 2B of August 2020 onwards. The input tax credit will be marked as not available in the following two scenarios, where the time limit to avail input tax credit on an invoice or debit note has expired under section 16(4) of the CGST Act. यानी हमारा जो सेक्शन 16 है उसका सब सेक्शन 4, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है और हमें इसकी एलिजिबिलिटी चेक करनी होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन्होंने ये बताया where the time limit to avail input tax credit on an invoice or debit note has expired under section 16(4) of the CGST Act earlier of 30th September of the year following the financial year or date of filing annual return. ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है और हमें इसको बहुत ध्यान से 16(4) को देखना भी है और समझना भी है, क्योंकि ये हमें अलाउ करता है कि अगर हम अपने इस फाइनेंशियल ईयर में कोई ITC अवेल नहीं कर पाए हैं तो नेक्स्ट ईयर के 30 सितंबर तक हम उसको अवेल कर सकते हैं, या उसके पहले अगर हमने एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया है तो तब तक, यानी या तो 30 सितंबर तक या उसके पहले अगर हम एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसके पहले तक अगर हमारी कोई ITC क्लेम रह गई है तो हम उसे क्लेम कर सकते हैं। और ये 2B में रिफ्लेक्ट करेगा कि ITC अवेलेबल है या ITC अवेलेबल नहीं है। तो ये हमें बहुत कायदे से देखना है, समझना है और चेक भी करना है। The state of the supplier and place of supply is the same, whereas the recipient is located in another state. The notable feature of GSTR 2B are as follows. To view and download the summary statement as a PDF file. इसको हम व्यू भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं PDF कॉपी में। Can obtain section wise detail or complete download of ITC instantly. इसमें जो सेक्शन वाइज अगर हम डिटेल चाहते हैं तो सेक्शन वाइज भी डिटेल निकाल सकते हैं, पूरी कंप्लीट डिटेल जो है हम इसकी डाउनलोड कर सकते हैं और उससे हम अपनी ITC को मैच करा सकते हैं, पूरी तरह से चेक कर सकते हैं।
अवेलेबिलिटी ऑफ सेक्शन वाइज एडवाइजरी, एक एडवाइजरी भी दी गई है। उसमें सबसे पहले एडवाइजरी है, अगर आपको 2B डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ एक एडवाइजरी भी है, और उस एडवाइजरी से आप उसके एक एक सेक्शन को, एक एक कॉलम को पूरी तरह से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अलाउज टेक्स्ट सर्च फॉर ऑल द जनरेटेड रिकॉर्ड्स, ऑप्शन टू व्यू, फिल्टर एंड सॉर्ट डेटा एज रिक्वायर्ड। इसमें ऑप्शन भी दिया है, आप व्यू भी कर सकते हैं, फिल्टर भी कर सकते हैं, और डेटा को सॉर्ट भी कर सकते हैं। जैसा भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हो, आपको चेक करने में जैसे भी सहूलियत हो, आप इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। हाइड ऑब्लिक व्यू द कॉलम्स एज पर द यूजर्स कन्वेंस। मतलब इतनी सारी इन्होंने फैसिलिटीज दे दी हैं जो वाकई में नोटेबल हैं। आप इसमें से कोई भी चीज़ हाइड भी कर सकते हैं और किसी भी कॉलम को व्यू भी कर सकते हैं। जैसी आपको सुविधा हो उस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। वेयर द फाइल कंटेन्स मोर देन 1000 रिकॉर्ड्स, ऑप्शंस फॉर ए फुल डाउनलोड ऑफ GSTR 2B एंड द एडवांस सर्च इज अवेलेबल। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और ध्यान देनी है कि अगर हमारे जो डेटाज हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, वो 1000 से अधिक हैं, अगर 1000 से अधिक हैं और हमें उसको फुल डाउनलोड करना है, यानी पूरे रिकॉर्ड डाउनलोड करने हैं, तो उसके लिए एक अलग से सर आवाज नहीं आ रही है। पांडे जी आपने हम लोग अनम्यूट कर लीजिए मेरे ख्याल से। जी जी जी, अब आ रही आवाज सर? जी आ रही। हाँ अब आ रही है। तो बीच बीच में लोग खोल लेते हैं ना, आपने अनम्यूट कर लेते अपने आप को। जी जी जी। तो इसमें मैं था अलाउड टेक्स्ट सर्च फॉर ऑल द जनरेटेड रिकॉर्ड्स। इसके बाद ऑप्शन टू व्यू, फिल्टर एंड सॉर्ट डेटा इज रिक्वायर्ड। इसके बाद हाइड ऑब्लिक व्यू द कॉलम्स एज पर द यूजर्स कन्वेंस। अब इसके बाद जो मैं फीचर की बात कर रहा था, वेयर द फाइल कंटेन्स मोर देन 1000 रिकॉर्ड्स, अगर हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं उसके कंटेंट 1000 से अधिक हैं, तब हमें क्या करना है? ऑप्शन फॉर ए फुल डाउनलोड ऑफ GSTR 2B एंड द एडवांस सर्च इज अवेलेबल। उसके लिए एक एडवांस सर्च ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि आपका रिकॉर्ड जो है वो 1000 से अधिक का है, तो आप उस एडवांस फीचर का भी प्रयोग कर सकते हैं और उसके माध्यम से उसको डाउनलोड पूरे के पूरे बिल आप कर सकते हैं, फिर वो चाहे कितने भी। An email or an SMS will be sent to the taxpayers informing about the generation of GSTR 2B. GSTR 2B जब जनरेट हो जाता है, डिपार्टमेंट बड़े ही बीच में एक मैं टोकूंगा, ये किसी ने मार्किंग कर रखी है आपकी स्क्रीन पे, तो ये जरा मार्किंग को क्लियर कर दीजिए। रेड कलर की मार्किंग आ रही है तो लोगों को उसमें ऑब्जेक्शन आया। अभी मेरे को लगा था किसी ने बैठ के शायद, हाँ मेरे साथी ने किसी ने कर दी मार्किंग। आपकी स्क्रीन पे मार्किंग आ रही है। दोबारा से इसको शेयर कर लूं, मेरा ख्याल है ये किसी ने तो मार्किंग कर दी है। हाँ अब वो क्लियर हो गई। हाँ क्लियर हो गई। एक और रह गया टुकड़ा मेरा था। क्यों उससे विजिबिलिटी पूरी नहीं आ पा रही लोगों को पढ़ने में। नहीं अभी नहीं गई सर। अब क्लियर हो गया सर। अब फिर वापस आ गया, फिर मार्किंग आ गई, फिर आ गई। वेणुगोपाल जी हैं, उन्होंने भी मैं करा है। अब क्लियर हो गई, फिर आ गई। क्लियर है सर, क्लियर क्लियर, लेकिन फिर वो आने लगी। हाँ फिर आ जा रही है, आ जा रहा सर। ये चलिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं सर इससे। अब बिल्कुल क्लियर है सर। ड्राइंग टूल्स से जो है उसको हटा दीजिए, जो साइन किया हुआ है ड्राइंग टूल्स पे, उसके साइड में क्लिक कर दीजिए। मेरा ख्याल अब चली गई शायद। हेलो जी, अब काफी क्लियर है। अब क्लियर है ना? जी सर क्लियर मार्किंग तो नहीं आ रही। ठीक,
लेकिन अंडरलाइन आ रही है बस खाली, और कुछ नहीं। हाँ ये अंडरलाइन, ये बेटा देखो ये कहाँ से आ रहा है, इनबॉक्स में आ रहा है कुछ, ये इनबॉक्स में कहाँ से आ रहा है, स्क्रॉल नहीं होगा, हटेगा नहीं, नहीं वो तो विंडो तुमने हटाया। फिर आगे बेटा ये कहीं से आ ही रहा है। विश्वनाथ जी बता दीजिए आप क्या से कुछ है। सर इतना चलेगा सर। चलिए ये हट जा रहा है, फिर आ जा हाँ रहा है। हाँ ठीक है सर। जी चलिए अच्छा था सर, कोई बात नहीं। जी, तो इसमें मैं ये बता रहा था कि जब जैसे ही ये GSTR 2B जनरेट होगा तो उसके बाद आपको एक डिपार्टमेंट के द्वारा, GSTN के द्वारा एक ईमेल भी आएगा और एक SMS भी आएगा, जो ये इंश्योर करेगा कि आपका GSTR 2B जनरेट हो गया है और आप अपना GSTR 2B चेक कर लें। ये सभी टैक्स पेयर्स को इन्फॉर्म करेंगे, जिनको सभी टैक्स पेयर्स को एक ईमेल भी जाएगा और एक SMS भी जाएगा। ओनली डॉक्यूमेंट्स filed by suppliers ISD on their GSTR 1, 5, 6 is reflected। तो इसमें जो GSTR 1 फाइल होगा, GSTR 5 फाइल होगा और GSTR 6 फाइल होगा, सप्लायर के द्वारा जब ये फाइल कर दिया जाएगा ड्यूरेशन पे तो ये रिफ्लेक्ट करेगा। अब हम यहाँ पर GSTR 2B को भी कंप्लीट कर चुके हैं, GSTR 2A को भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें देखना ये कि GSTR 2A और GSTR 2B में डिफरेंसेस क्या है। तो उससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा GSTR 2B से रिलेटेड, क्योंकि GSTR 2B लगभग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्या GSTR 2B हम फाइल कर सकते हैं? जी, प्रतीक अग्रवाल जी, अरुण कुमार राघव जी, पुष्पेश कुमार जी, CA जीत शाह जी, सभी ने जवाब दिया है नहीं कर सकते। GSTR 2B हम फाइल नहीं कर सकते। अजय कुमार बोथरा जी भी कह रहे हैं, संतोष दुबे जी भी कह रहे हैं, VS सचान भी कह रहे हैं। सभी लोगों का आंसर आ रहा है नो, हम 2B फाइल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते 2B फाइल? संतोष दुबे जी कह रहे हैं सिर्फ देख सकते हैं। अरुण कुमार राघव जी कह रहे हैं ऑटो पॉपुलेटेड है। रवि सक्सेना जी इट्स ऑटो पॉपुलेटेड। जी बिल्कुल ठीक है। 11 अजय कुमार बोत्रा जी कह रहे हैं 11 तारीख चक्का चक्कर है। पुष्पेश पालीवाल जी कह रहे हैं GSTR 1 नॉट गिवन इन द लॉ फॉर फाइलिंग। वेणुगोपाल जी कह रहे हैं। शिवमंगल सिंह जी चौहान कह रहे हैं ओनली व्यू ऑटो पॉपुलेटेड है। एडवोकेट विश्वनाथ मिश्रा जी कह रहे हैं नहीं फाइल कर सकते क्योंकि ये ऑटो पॉपुलेटेड होता है जब GSTR 1 फाइल होने के बाद आता है। बिल्कुल सही बात है आपकी, मिश्रा जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। सभी लोगों ने लगभग सही जवाब दिया है। एडवोकेट शैलेन जैन जी कह रहे हैं GSTR 1 से 2B में शो होता है। VS सचान जी कह रहे हैं ऑटो पॉपुलेटेड है। जी बिल्कुल बात आप लोगों की सही है, सभी ने सही जवाब दिया है कि ये ऑटो पॉपुलेटेड है। और ऑटो पॉपुलेटेड इसलिए है कि GSTR 1 जब हम फाइल करते हैं तो GSTR 1 का डेटा उठ करके GSTR 2B में आता है। तो जब 2B में आता है GSTR 1 से डेटा और वो ऑटो पॉपुलेटेड होता है तो केवल और केवल हम उसको वीव कर सकते हैं, उसको हम फाइल नहीं कर सकते। अच्छा, GSTR 2B कब जनरेट होता है?
एडवोकेट विश्वनाथ मिश्रा जी कह रहे हैं आफ्टर GSTR 1 30 अगस्त मिडनाइट, जीत शाह जी कह रहे हैं। एडवोकेट शैलेंद्र जैन जी कह रहे हैं ड्यू डेट के पहले GSTR 1 फाइल करने पर आफ्टर R1। शिवमंगल सिंह जी कह रहे हैं स्पेस पाली वाली आफ्टर फाइलिंग ऑफ GSTR 1। आफ्टर 12 डेट अजय कुमार जी कह रहे हैं। संतोष दुबे जी कह रहे हैं जब R1 दाखिल कर देने पर। VS सचान जी कह रहे हैं आफ्टर GSTR 1। अरुण कुमार राघव जी कह रहे हैं एक के पश्चात। वेणुगोपाल जी कह रहे हैं टू बी विल हैव डिटेल्स ऑफ R1 अप टू 11th, IFF डिटेल्स अप टू 30th। जी, वेणुगोपाल जी ने आंसर काफ़ी क्लियर देने की कोशिश की है और इनका जवाब सही भी है, क्योंकि IFF की अगर हमने टाइम से फाइल किया है और अगर हमने अपना GSTR 1 भी टाइम से फाइल किया है तभी वो डेटा हमारे GSTR 2B में आएगा। GSTR 1 अगर हमने मान लीजिए 16th को फाइल कर दिया, आज मान लीजिए 17th को फाइल हमने कर दिया, तो क्या वो 2B में आएगा? एडवोकेट प्रदीप अग्रवाल जी कह रहे हैं नहीं आएगा। सीए जी शाह भी कह रहे हैं नो। संजय मेहरा भी कह रहे हैं नो। बिल्कुल, any R1 file after 11th it will be coming but it will come in next month 2B। बिल्कुल वेणुगोपाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि R1 फाइल अगर हमने 11 तारीख तक कर दिया है तभी वो आएगा 2B में, अदरवाइज वो 2B में नहीं आएगा, नेक्स्ट मंथ की 2B में आएगा। अगर मान लीजिए आज हम 17th को GSTR 1 फाइल कर रहे हैं तो वो फिर नेक्स्ट मंथ में आएगा, इस मंथ की 2B में वो शो नहीं करेगा। एक छोटा सा क्वेश्चन और भी है कि which taxpayers can view from GSTR 2B, यानी 2B को कौन कौन से टैक्स पेयर्स देख सकते हैं? एडवोकेट शैलेंद्र जैन जी कह रहे हैं ऑल। एडवोकेट सतीश पांडे जी अयोध्या से हैं, वो भी कह रहे हैं ऑल। अरुण बंसल जी रेगुलर टैक्स पेयर्स देख सकते हैं। वेणुगोपाल जी रेगुलर रजिस्टर्ड फाइलिंग क्वार्टरली ऑब्लिक मंथली। अरुण कुमार राघव जी कह रहे हैं ऑल रजिस्टर्ड डीलर। संजय मेहरा जी कह रहे हैं रेगुलर। एडवोकेट अभिलाष कुमार जी कह रहे हैं रेगुलर। संतोष दुबे जी कह रहे हैं पंजीकृत व्यापारी सभी लोग देख सकते हैं। हाँ, अरुण कुमार राघव जी कह रहे हैं कंपोजिशन डीलर को छोड़कर। जी, कंपोजिशन, अच्छा अजय कुमार बोत्रा जी कह रहे हैं कंपोजिशन वाले को जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात है, कंपोजिशन वाले को जरूरत नहीं है। राहुल दत्त शर्मा जी कह रहे हैं GSTR 2B शैल बी अवेलेबल टू ऑल द रेगुलर टैक्स पेयर्स। जी, अभी कहीं कुछ छूट रहा है इसलिए मैं अभी रुका हुआ हूं कि आप कुछ और उत्तर देना चाहें तो दें। सर एक से एक विद्वान बैठे हैं हमारे साथ। जी 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 जी। प्रेमनाथ शर्मा जी हैं खुर्जा से, बहुत विद्वान आदमी है, बहुत सीनियर आदमी है, बताएंगे। प्रदीप चौहान जी बरेली से।
प्रदीप चौहान जी बता दीजिए, आप बता दीजिए कुछ। अच्छा, अजय कुमार बोथरा जी कह रहे हैं मैं एक व्यापारी हूँ ग्रुप में कलकत्ता से। बहुत अच्छी बात है, फिर भी आपने काफ़ी प्रश्नों का जवाब दिया है। एडवोकेट शैलेंद्र जैन जी कह रहे हैं ओनली रजिस्टर्ड एंड रेगुलर डीलर। अजय गुप्ता जी प्रयागराज से, वो बता देंगे। हमारे एक सीनियर भाई हैं, एडवोकेट हैं, काफी इंटेलिजेंट हैं। सर हम आपकी बात सुन रहे हैं सर। सर बता दीजिए कुछ नई चीज बता दीजिए, पूछे सवाल। नहीं देखिए अध्यापक हमारे पूछ रहे हैं, कुछ सवाल पूछ रहे हैं तो हमें जवाब देने हैं। नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल। अरे वाह। अरुण राघव जी आप बता दीजिए। संजय मेहरा जी कह रहे हैं सेज एंड कैजुअल डीलर आल्सो। जी, संजय मेहरा जी के लिए भाई थोड़ी सी क्लैपिंग कर दीजिए। वेरी गुड। क्योंकि इन्होंने पूरा लिया है कि रेगुलर डीलर के लिए पहले बता चुके हैं, और इन्होंने बताया सेज SEZ मतलब एंड कैजुअल डीलर्स आल्सो। राहुल दत्त शर्मा जी कह रहे हैं GSTR 2B अवेलेबल टू ऑल रेगुलर SEZ एंड कैजुअल टैक्स पेयर्स। बिल्कुल सही आप लोगों ने जवाब दिया है। इसमें नॉर्मल टैक्स पेयर्स हैं, SEZ टैक्स पेयर्स हैं और कैजुअल टैक्स पेयर्स हैं। अरुण राघव जी कह रहे हैं कि भाई साहब मैं बता चुका हूँ। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल आप बता चुके हैं, लेकिन अब आपका क्लियर उत्तर आ गया है। बिल्कुल जी जी जी। मैं चाहता था कि पूरी तरह से क्लियरेंस आ जाए कि कौन कौन इसमें है। उपदेश जी हमारे कहने हैं मुरादाबाद से कि खाली परचेजर कर सकते हैं। नहीं, इसमें ऐसा है सर कि नॉर्मल टैक्स पेयर्स के लिए भी है और SEZ टैक्स पेयर्स के लिए भी है और कैजुअल टैक्स पेयर्स के लिए भी है। इन तीनों को ये GSTR 2B जो है वो व्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कंपैरिजन ऑफ GSTR 2A विद GSTR 2B। हाँ विपिन सर अनम्यूट कर लें आप लोग। सर अपने आप को अनम्यूट कर लें आप। GSTR 2A and GSTR 2B can be compared as follows. Parameters for comparison। देखिए GSTR 2A और 2B का कंपैरिजन जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि हमें ITC GSTR 2A से लेनी है या GSTR 2B से लेनी है। तो अगर इस कंपैरिजन को हम ध्यान से देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। टाइप ऑफ स्टेटमेंट, पहले तो हम देखते हैं टाइप ऑफ स्टेटमेंट क्या है। GSTR 2A जो है ए प्रोग्रेसिव ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट that provides input tax credit ITC details to every recipient of suppliers based on the supplier's data। जो सप्लायर का डेटा है उसके आधार पर है और ये एक प्रोग्रेसिव ऑटो ड्राफ्टेड है। अब जब हम GSTR 2B की ओर चलते हैं तो देखते हैं ये एक कांस्टेंट ऑटो ड्राफ्टेड है। GSTR 2A क्या है, एक प्रोग्रेसिव ऑटो ड्राफ्टेड है और GSTR 2B जो हमारा है ये एक कांस्टेंट ऑटो ड्राफ्टेड है। एक कांस्टेंट ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC डिटेल्स टू एवरी रिसिपिएंट ऑफ सप्लायर्स बेस्ड ऑन द सप्लायर्स डेटा। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि GSTR 2A में जो एक प्रोग्रेसिव ऑटो ड्राफ्टेड है और GSTR 2B एक कांस्टेंट ऑटो ड्राफ्टेड है। इसके बाद हम देखते हैं नेचर ऑफ द स्टेटमेंट। 2A और 2B का नेचर क्या है। 2A जो है ए डायनेमिक एज इट चेंजेस फ्रॉम डे टू डे एज एंड व्हेन अ सप्लायर्स अपलोड्स द डॉक्यूमेंट्स। जब भी कोई सप्लायर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेगा हमारा GSTR 2A चेंज हो जाएगा। ये एक डायनेमिक स्टेटमेंट है। और GSTR 2B क्या है, स्टैटिक as the GSTR 2B for 1 month cannot change based on future actions of the suppliers। GSTR 2A अगर हमारा डायनेमिक है तो GSTR 2B हमारा स्टैटिक है और ये एक बार जनरेट हो गया। GSTR 2B हमारा जिस मंथ के लिए जनरेट हो गया उसके बाद
वो सप्लायर्स के किसी भी एक्शन से वो चेंज नहीं होगा, जबकि 2A हमारा सप्लायर्स के किसी भी एक्शन से चेंज हो जाएगा। फीचर्स ऑफ अवेलेबिलिटी दोनों में मंथली है, 2A भी मंथली है और हमारा 2B भी मंथली है। अब लेटेस्ट आपको जानकारी हो गई होगी कि अब ये क्वार्टरली भी अवेलेबल हो गया है, 2B आपको क्वार्टरली भी मिलने लगा है, अभी तक केवल ये मंथली वालों को मिल रहा था। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, 2A की जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से आती हैं? GSTR 1 और IFF स्कीम से, GSTR 5, GSTR 6, GSTR 7, GSTR 8 और ICIS। तो ये जो इंफॉर्मेशन है जो हमारे 2A में आ रही है वो इन GSTR से आ रही है, और GSTR 2B में जो इंफॉर्मेशन हमारी आ रही है वो आ रही है GSTR 1 और IFF स्कीम से, GSTR 5, GSTR 6 एंड ICIS। इसके बाद GSTN एडवाइजरी ऑन ITC क्लेम्स does not contain information advisory on the action a taxpayer is supposed to take. 2B में क्या है? Contains an advisory against each section on whether the ITC is eligible, ineligible or reversible for the taxpayers to take action accordingly in his GSTR 3B. इसमें ये आपको बता रहे हैं कि आपकी जो ITC है वो एलिजिबल है, इनएलिजिबल है या रिवर्सेबल है, ये सारा पूरा डिटेल आपको इसमें देंगे और सेक्शन वाइज देंगे। When will ITC entries get reflected from various sources? GSTR 1 saved, filed, submitted, GSTR 6 submitted, GSTR 7 and GSTR 8 filed। अब इसमें GSTR 1 अगर हमारा सेव है या फाइल्ड है या सबमिटेड है तब भी इंफॉर्मेशन आ जाती है, जबकि हमारे 2B में GSTR 1, GSTR 5 और GSTR 6 फाइल्ड होता है तभी आती है। यानी 2B में जब हमारे ये GSTR फाइल हो जाएंगे उसके बाद ही उसमें आएंगे, जबकि 2A में ये अगर सेव हो गए हैं या फाइल हो गए हैं या सबमिट हो गए हैं तब भी उसकी इंफॉर्मेशन शो होने लगती है। कट ऑफ डेट फॉर एंट्रीज टू व्यू द स्टेटमेंट फॉर ए टैक्स पीरियड। GSTR 2A में अगर हम देखें तो नॉट एप्लीकेबल है एज इट इज ए डायनेमिक स्टेटमेंट। इसमें ये एप्लीकेबिलिटी नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप उसको जब चाहें तब फाइल करते रहेंगे, और ये एक डायनेमिक स्टेटमेंट है इसलिए वो उसमें शो भी होती रहेगी। जबकि GSTR 2B में एक कंडीशन नहीं है, उसमें क्या है? 11th and 30th of the succeeding months depending on the type of return, the statement will be generated on the 40th of the succeeding month। ये डिपेंड करेगा कि हम मंथली में हैं या क्वार्टरली में हैं, उसके आधार पर ये डेट होगी। मैक्सिमम ITC एंट्रीज viewable on GST पोर्टल विदाउट एक्सेल डाउनलोड। इसमें 2A में है कि 500 रोज तक आप डाउनलोड कर सकते हैं और GSTR 2B में 1000 रोज तक आप डाउनलोड कर सकते हैं। An invoice furnishing facility IFF has been introduced for quarterly GSTR on filers to upload their supply invoices so that the recipient of suppliers can continuously avail input tax credit. Should I reconcile my books of accounts with the data generated in form GSTR 2B? Taxpayers are advised to ensure that the data generated in form GSTR 2B is reconciled with their own records and books of accounts. Taxpayer must ensure that no credit is availed twist for any documents under any circumstances. Credit is reversed as per GST Act and rules in their form GSTR 3B.
टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस इज पेड। तो यहाँ पर आपको GSTR 2B में चूंकि आपको सारी चीज क्लियर कट वो डिटेल दे रहे हैं और आप उसको डाउनलोड करके पूरी तरह से चेक भी कर सकते हैं, तो आपको पूरी तरह से इंश्योर करना है, अपने डेटा से उसको मैच करना है कि हमारा डेटा और GSTR 2B में जो डेटा रिफ्लेक्ट हो रहा है वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। किसी भी चीज का क्रेडिट आप 2 बार नहीं ले सकते। जो क्रेडिट आपको रिवर्स करना है वो आपको रिवर्स करना चाहिए, या रिवर्स चार्ज बेसिस पे है तो उसको आपको पेड करना है। What details are available in Form GSTR 2B summary? Form GSTR 2B summary is bifurcated into following 2 summaries. 2 तरह की इन्होंने बनाई है। क्या है? एक है ITC अवेलेबल और दूसरी है ITC नॉट अवेलेबल। जो ITC अवेलेबल है, a summary of ITC available as on the date of its generation and is divided into credit that can be availed and credit that is to be reversed table 3. ITC not available में है a summary of ITC not available and is divided into ITC not available and ITC reversal table 4. What details are available in part A of ITC available? अब हम देखते हैं कि हमारा जो 2B है उसमें जो ITC अवेलेबल है उसके पार्ट ए में क्या क्या चीजें हैं। The part A of ITC available contains details of inward supplies, invoices, debit notes and amendments related to invoices and debit notes and import of goods received from suppliers in the following manner. All other ITC supplies from registered person. अब इसमें आपकी B2B इनवाइसेज हैं, B2B डेबिट नोट्स हैं, B2B इनवाइसेज अमेंडमेंट हैं, B2B डेबिट नोट्स अमेंडमेंट हैं। तो इसमें दोनों चीजें दे रहे हैं, कौन कौन सी आपकी इनवाइसेज हैं और कौन कौन सी आपकी अमेंडमेंट है। इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ISD का, ISD इनवाइसेज और उनके अमेंडमेंट्स। इसी तरह से इनवर्ड सप्लाई लायबल फॉर रिवर्स चार्ज, जो रिवर्स चार्ज के लिए है उसमें भी B2B इनवाइसेज हैं, B2B डेबिट नोट्स हैं और इसी के साथ उनके अमेंडमेंट्स, यानी B2B इनवाइसेज अमेंडमेंट हैं और B2B डेबिट नोट्स भी अमेंडमेंट हैं। इसके बाद इंपोर्ट ऑफ गुड्स में भी सेम है, IMPG इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम ओवरसीज और IMPG अमेंडमेंट्स। इसी के साथ IMPG सेज इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम सेज और IMPG SEZ अमेंडमेंट। तो इन्होंने जो भी है इनवाइसेस भी हैं, डेबिट नोट्स भी हैं, जो भी है उनके अमेंडमेंट के भी फीचर दे रखे हैं कि अगर कोई अमेंडमेंट होता तो वो भी आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। What details are available in part B of ITC reversal? ITC रिवर्सल के लिए जब हम जाते हैं तो वहां पर भी द पार्ट बी ऑफ ITC रिवर्सल कंटेन्स डिटेल्स ऑफ क्रेडिट नोट्स एंड अमेंडमेंट्स देयरऑफ इश्यूड बाय द सप्लायर और ISD इन द फॉलोइंग मैनर। सेम है, B2B में क्रेडिट नोट्स, B2B क्रेडिट नोट अमेंडमेंट है, B2B क्रेडिट नोट्स रिवर्स चार्ज है और B2B क्रेडिट नोट रिवर्स चार्ज का अमेंडमेंट है, ISD के क्रेडिट नोट्स हैं और ISD अमेंडमेंट्स के क्रेडिट नोट्स। इसी के साथ पार्ट बी में आते हैं तो व्हाट डिटेल्स आर अवेलेबल इन पार्ट बी ऑफ ITC रिवर्सल। इसके बाद देखते हैं व्हाट डिटेल्स आर अवेलेबल इन पार्ट ए ऑफ ITC नॉट अवेलेबल। अब हम नॉट अवेलेबल की तरफ जाते हैं कि नॉट अवेलेबल में भी सेम जैसे कि ITC अवेलेबल में फीचर्स दिए गए थे उसी तरह के फीचर्स नॉट अवेलेबल में भी दिए गए हैं। देखते हैं, द पार्ट ए ऑफ ITC नॉट अवेलेबल कंटेन्स डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज, invoices, debit notes and amendments related to invoices and debit notes received from suppliers in the following manner। तो मैनर सेम है, इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, मैंने इसको इसमें कवर किया है। इसके बाद व्हाट डिटेल्स आर अवेलेबल इन पार्ट बी ऑफ ITC नॉट अवेलेबल। इसमें भी द पार्ट बी ऑफ ITC नॉट अवेलेबल कंटेन्स डिटेल्स ऑफ क्रेडिट नोट्स एंड अमेंडमेंट्स देयरऑफ इश्यूड बाय द सप्लायर्स और ISD इन द फॉलोइंग मैनर्स। तो जैसा कि पार्ट ए में था सेम फीचर्स इसमें भी हैं, पार्ट बी में भी। हाउ आर अमेंडमेंट्स टेकन इनटू अकाउंट फॉर समरी टेबल्स।
summary-wise details of all amendments tables in Form GSTR to be displays. The differential tax amount, amendment original, that is the delta-wise value. However, the document details will display revised details with reference to the original documents. तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के रेफरेंस पे आपको अमेंडमेंट भी देखने को मिल जाएगा। अब जो इसका मेन बात है कि आईटीसी एलिजिबिलिटी फॉर्म GSTR 2B, इसको देखते हैं, क्योंकि आईटीसी एलिजिबिलिटी हमें GSTR 2B से लेनी है। whether a taxpayer is eligible to take credit ITC on all the suppliers auto drafted in Form GSTR 2B. Taxpayers would be eligible to avail input tax credit based on the ITC indicated in Form GSTR 2B as per eligibility of ITC. However, there may be other scenarios for which input tax credit may not be available to the taxpayers and the same has not been generated by the system in Form GSTR 2B. Taxpayers are advised to self-assess and reverse और टेक सच क्रेडिट इन देयर फॉर्म GSTR 3B। तो जो हमारे GSTR 2B में डेटा अवेलेबल है उसे हम चेक करेंगे और उसी के आधार पर GSTR 3B को करेक्ट करेंगे। वेयर आर द डिफरेंट सिनारियोज वेयर ITC इज नॉट अवेलेबल? आंसर, ओनली इन द फॉलोइंग सिनारियोज ITC अवेलेबिलिटी इज शोन एज नो इन फॉर्म GSTR 2B। किस कंडीशन में हमें ITC नॉट अवेलेबल शो होगा, ये देखते हैं। इनवॉइस और डेबिट नोट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस आर बोथ वेयर द रेसिपिएंट इज नॉट एंटाइटल्ड टू इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए एंटाइटल नहीं है तो वो नॉट अवेलेबल में शो करेगा। इनवॉइस और डेबिट नोट वेयर द सप्लायर GSTIN एंड place of supply are in the same state while recipient is in another state। तो हमें GSTR 2B में ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सी ITC हमारी अवेलेबल है और कौन सी ITC हमारी अवेलेबल नहीं है, और अगर अवेलेबल नहीं है तो वो क्यों नहीं है। GSTR 3B versus GSTR 2A। When the supplier files GSTR 1 in any particular month disclosing his sales, the corresponding details are captured in GSTR 2A of the recipient. While the filing of Form GSTR 2 has been kept in advance, it is still important under the GST framework for the taxpayers to reconcile the ITC claim in Form GSTR 3B and Form GSTR 2A. GSTR 3B is a summary return, hence the amount of ITC available as disclosed in table 4A must match with tax details disclosed in Form GSTR 2A. Importance for GSTR 3B versus GSTR 2A। इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है कि हमारा GSTR 3B और GSTR 2A, it is important to reconcile Form GSTR 3B and Form GSTR 2A on account of the following reasons। ये जो रीजन्स हैं इन्हें हमें ध्यान से देखना है कि क्यों हमारी ये इंपॉर्टेंस है। GST authorities have issued notice to a large number of taxpayers asking them to reconcile the ITC claim in a self-declared summary return Form GSTR 3B with the auto-generated Form GSTR 2A. Such notices are issued in Form GST ASMT 10. The taxpayer would be required to reply to such notices or pay the differential amount. Tax evaders claiming ITC on the basis of fake invoices have also been penalized in the past. Reconciliation ensures that credit is being claimed for the tax which has been actually paid to the supplier. Ensure that no invoices have been missed, recorded more than once etc. In case the supplier has not recorded the outward supply in Form GSTR 1,
communication can be sent out the supplier to ensure that the discrepancies are corrected. Errors committed while reporting details in GSTR1 by suppliers or GSTR3B by recipients can be rectified. Use the GST help desk check tool to identify the differential between the GSTR3B and GSTR2A reconciliation at the time of filing of annual return. Even the time of filing an annual return in Form GSTR9, reconciliation of ITC as per GSTR3B and GSTR2A is required to be done in Table 6 and Table 8 across months. Reason for non-reconciliation of GSTR2A versus 3B. The detailed disclosed in GSTR2A and Form GSTR3B may not reconcile on account of the following reasons. The credit of IGST claim on the import of goods, IGST credit on the import of services, the credit of GST paid on reverse charge mechanism, etc., transitional credit claim in Trans 1 and Trans 2, ITC for goods and services received in financial 2017 but availed in 18-19 हो चुका है. In the case mentioned above, the figure will not reconcile as a corresponding form GSTR1 is filed by the supplier or the ITC is being claimed at later date. After identifying mismatches by GSTR2A versus GSTR3B, जब हमारा डेटा मिसमैच आइडेंटिफाई हो जाता है उसके बाद हमें क्या करना है. डेटा तो हमने मैच और मिसमैच देख लिया, उसमें जो मिसमैच है उसका हमें क्या करना है. आफ्टर कंसीडरिंग द सिचुएशंस मेंशन्ड अबव, if any discrepancies are found in GSTR Form GSTR2A and GSTR3B leading to the excess ITC claiming by the recipient, the same must be paid by the taxpayer along with interest. अगर कोई ऐसी डिस्क्रिपेंसीज पाई जाती है, मिसमैच पाया जाता है जिसको आपने क्लेम कर रखा है, तो फिर आप उसको टैक्स को विद इंटरेस्ट पे कर दीजिए. It is therefore necessary that the reconcile exercise is done on a regular basis to ensure that only bona fide input tax credit is claimed. अब इसका मेन पर्पज यही है कि आईटीसी हमें मिसमैच देखनी है और मिसमैच का रीजन देखना है कि मिसमैच क्यों हो रहा है, और अगर वो हमारे द्वारा गलत क्लेम किया गया है तो उसे हमें टैक्स विद इंटरेस्ट पे कर देना चाहिए. अब इसके बाद हम आ जाते हैं व्हाट इज फॉर्म GSTR3B. हमने GSTR2A देख लिया, GSTR2B भी देख लिया, दोनों का कंपैरिजन भी करके देख लिया. अब लास्ट में हमें जब 3B फाइल ही करना है तो उसमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है कि हमने 2A का रिकन्सिलेशन किया है कि नहीं, 2B का रिकन्सिलेशन किया है कि नहीं, उसके बाद ही हम 3B फाइल करते हैं. अब यहाँ पर एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी तक हम लोग GSTR3B फाइल करने के बाद GSTR1 फाइल करते थे या पहले फाइल करते थे? सर पहले अच्छा सर, आज 8 बजे लॉकडाउन हो जाएगा. ठीक है, मैं बहुत क्विकली लेता हूं इसको. जो जरूरी क्वेश्चंस हैं उनको ले लेता हूं, और जो मेरे पास कुछ लोगों के फोन्स भी आ रहे थे IFF से संबंधित और AOP से संबंधित, मैं उनको ले लेता हूं इसके तुरंत बाद. बिफोर 3B, एडवोकेट शैलेंद्र जी कह रहे हैं पहले बिफोर, एडवोकेट प्रदीप अग्रवाल जी बिफोर 3B, अरविंद यादव जी कह रहे हैं बिफोर 3B. जी, बिफोर 3B तो अब फाइल हो रहा है, पहले जो है 3B के बाद ही फाइल होता था. 1 सर, हाँ 1. हम GSTR1 के लिए पूछ रहे थे कि अभी तक GSTR1 3B से पहले फाइल होता था या 3B के बाद फाइल होता था? 1 सर पहले फाइल होता था. जी. अजय कुमार बोल रहे पहले 3B कर सकते थे, अब नहीं कर सकते हैं. जी, अब पहले हमें GSTR1 फाइल करना है और उसके बाद 3B फाइल करना है. पहले ये था कि पहले हम
GSTR 3B फाइल करते थे और उसके बाद GSTR 1 फाइल करते थे। तो चूंकि अब हमारे 3B में डेटा GSTR 1 से उठ करके आना है, इसलिए हमें GSTR 1 पहले फाइल करना है, उसके बाद 3B फाइल करना है। जी, जैसा कि महामंत्री जी ने बताया है कि लॉकडाउन 8 बजे से है, तो मुझे बहुत जल्दी फिनिश करना है। तो नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है पांडे जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो घर ही में तो विश्वनाथ जी सब के साथ हैं। प्रॉब्लम थी पर्सनल। जी जी जी, सबके साथ ऐसी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं जिनका है। चैम्बर दूर है सर, अच्छा हाँ, उनको दिक्कत। उन्हीं के लिए प्रॉब्लम है। उनसे मेरी हाँ। रिक्वेस्ट है कि आप ना वीडियो में इसको चेक कर लीजिएगा बाद में। अब ओके सर। सर क्या PTT उपलब्ध है? हाँ सर, नहीं पीपीटी भी तो मिलेगी। इसके अलावा आप उपकाश का हाँ, चैनल है, PPT आपको मिल जाएगी, आप मैं शेयर उपकाश कर का दूंगा चैनल बाद में। आप डाउनलोड कर लीजिए। आप हाँ। उपकाश की यूट्यूब पे देखिए आप इसको। अच्छा सर, अब फर्स्ट टाइम हम आपके साथ जुड़े। नहीं अजय भाई, हमारे लिए एहसान की बात है आप जुड़े, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। जी, हमारा नहीं, भाई, बहुत बड़ा भाई अजय हमें आशीर्वाद देने के लिए नहीं आए। हमको भी बहुत अच्छा लगा भाई। नहीं सर, नहीं तो आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा अगर मान लीजिए अच्छा समझ में नहीं आया, ठीक है अच्छा ना। भैया, ठीक है। नहीं, मैं तो घर ही पे हूँ भैया। नहीं, घर इससे पे बढ़िया कोई बात ही नहीं, घर बैठे तो। हाँ, घर पे ही जी। चैम्बर है। हाँ, बहुत बढ़िया है सर। हाँ। जी, अब हम आते हैं व्हाट इज फॉर्म GSTR 3B। Form GSTR 3B is a simplified summary return, and the purpose of the return is for taxpayers to declare their summary GST liability for a particular tax period and discharge these liabilities. A normal taxpayer is required to file Form GSTR 3B returns for every tax period. तो ये एक समरी रिटर्न है, इसके बारे में हम लोग जानते भी हैं, 3B बहुत समय से फाइल कर रहे हैं। फाइलिंग नील फॉर्म GSTR 3B। एक बात जरूर है कि जो GSTR 3B हम लोग नील फाइल करने की बात करते हैं कि नील फाइल कब होता है, क्योंकि इसकी भी एक कंडीशन है कि नील फाइल हम कब कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों के इसमें फोन भी आते हैं कि हम SMS द्वारा नील फाइल कर रहे हैं और नील फाइल नहीं हो रहा है। तो नील फाइल नहीं होता है, कब नहीं होता है, हमें यह भी जानना जरूरी है। Form GSTR 3B can be filed as nil return when there are no transaction as well as liability to be reported and paid in that return. For that particular tax period, nil return can be filed by you if you have not made any outward supply and have not received any goods, these services, and do not have any tax liability. इतनी सारी चीजें हमें देखनी हैं, तब नील रिटर्न फाइल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर आंसर एनी ऑफ बिलो क्वेश्चन इज इन एन अफर्मेटिव, योर रिटर्न विल नॉट बी अ नील रिटर्न। कौन कौन सी चीजें आपको देखनी है? हैव यू मेड एनी सप्लाई ऑफ गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज इंक्लूडिंग नील रेटेड, एग्जेम्प्ट एंड नॉन GST सप्लाईज, और रिसीव्ड एनी सप्लाईज liable to reverse charge during this tax period. इसके अतिरिक्त ये देखना, have you made any interstate supplies to unregistered person, composition taxable person or UIN holders? Do you have any claim reversal of input tax credit ITC on purchase of goods or receipts of services? Have you received any nil-rated, exempt or non-GST supplies during the tax period? Do you have any interest or late fee, including carry-forwarded late fee liability to be paid? Do you have any tax liability due to Form GST Trans 1? Any other liability which is liable to be paid by you while filing your return? तो हमें ये देखना है कि कहीं हमारे ऊपर कोई लेट फीस तो बकाया नहीं है, कोई टैक्स बकाया तो नहीं है, कोई हमारे पास सप्लाई या सर्विसेज तो नहीं ले रखी है, नील रेटेड या जीरो रेट या एग्जेम्प्ट सप्लाई भी तो नहीं ले रखी। उन सबको हमें चेक करना पड़ेगा, तभी हम नील फाइल कर सकते हैं। सिस्टम कंप्यूटेड GSTR 3B PDF। When will the system computed GSTR 3B PDF be generated based on GSTR 1? अब आपको मालूम है कि GSTR 3B जो है वो सिस्टम कंप्यूटेड आ रहा है। और सिस्टम कंप्यूटेड क्यों आ रहा है? क्योंकि आपका GSTR 1 जब फाइल हो जाता है तो आपका डेटा 3B में आ जाता है, प्लस जो आपकी परचेज है उसकी ITC भी आपकी उसमें अवेलेबल
हो जाती है। तो जब आपकी लायबिलिटी और आपकी आईटीसी दोनों उसमें अवेलेबल हैं तो आपका जीएसटीआर 3B सिस्टम कंप्यूटेड हो सकता है। अब इसमें क्या क्या है ये देखते हैं। फॉर द टैक्स पेयर हु हैव ऑप्टेड टू फाइल फॉर्म जीएसटीआर 1 on monthly frequency, the system computed GSTR 3B PDF will be generated and will be available on their GSTR 3B. Dashboard page after form GSTR 1 has been filed by them. Notes: the facility is available only for monthly filers. यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट करूंगा, अब ये क्वार्टरली फाइलर्स के भी अवेलेबल हो गया, अभी तक केवल मंथली फाइलर्स के लिए था। It will be made available for quarterly from GSTR1 filers in due course of time. तो due course of time में available हो चुका है। The PDF generated will contain system computed liabilities of form GSTR 3B of table 3. Values mentioned in the system computed PDF for the form GSTR 3B is not final. देखिए यहाँ पर जो बात उन्होंने कही है इससे संबंधित कई प्रश्नों के आते रहते हैं, इसको ध्यान से देख लें। Values mentioned in the system computed PDF for form GSTR 3B is not final. This PDF has been provided for assistance to taxpayers. These values must be verified by the taxpayer before filing form GSTR 3B. आपको अपना GSTR 3B फाइल करने से पहले ये सारी चीजें चेक करनी हैं। ये फाइनल नहीं है, केवल आपके सहयोग के लिए हैं, आपको बताने के लिए हैं, आप इनमें से अमेंडमेंट कर सकते हैं। What is the significance of system computed form GSTR 3B PDF? System computed form GSTR 3B PDF has been provided to taxpayers for assistance in filing form GSTR 3B, minimizing errors and mismatch in return filing, improving overall compliances, assistance in long-term reconciliation of form GSTR 1 and GSTR 3B. Which details of form GSTR 3B are computed by GST portal in GSTR 3B system computed PDF based on filed form GSTR 1. Following details in table 3.1 and 3.2 of form GSTR 3B are computed by GST portal based on form GSTR 1 filed by the respective taxpayers. अब यहाँ पर टेबल इन फॉर्म GSTR 3B के मैंने पूरी टेबल्स को लिया है इसमें कि टेबल्स इन फॉर्म GSTR 1 टेबल नंबर लिया है, टेबल का डिस्क्रिप्शन लिया है, टेबल 3.1A ऑफ GSTR 3B में डेटा जो आ रहा है वो GSTR 1 के किस टेबल से कहाँ से आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि टाइमिंग को देखते हुए इस पर ज़्यादा ना डिस्कस करें, मैं इसकी पीपीटी आपको शेयर कर दूंगा जिससे आप इसको देख पाएंगे। मैं इसके लिए एक सेक्शन ले रहा हूँ, एक टेबल की एक टाइल्स को कवर कर ले रहा हूँ जिससे आपको थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे 4A है टैक्सेबल आउटपुट सप्लाईज मेड टू रजिस्टर पर्सन अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई से आएगा। 4B में आउटपुट सप्लाई मेड टू रजिस्टर पर्सन अट्रैक्टिंग टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज। 4C में है taxable outward supplies made through e-commerce operator attracting TCS. 5A से है taxable outward interstate supplies made to unregistered person where invoices value is more than rupees 2.5 lakhs. 5B में taxable outward interstate supplies made through e-commerce operator attracting TCS where invoices is 2.5 lakhs. 6C में है deemed exports. तो ये सारी टेबल्स हैं जिसके सामने मैंने इनकी डिटेल भी दे रखी है कि कौन सी टेबल में आप पूरा चेक कर सकते हैं कहां से कौन सा डेटा आपको अवेलेबल हो रहा है। अब हम आते हैं एंटरिंग डिटेल्स इन फॉर्म GSTR 3B। विल देयर बी एनी इनवॉइस मैचिंग इन फॉर्म GSTR 3B? नो, ऑल द डिटेल्स इन फॉर्म GSTR 3B will be self declared in summary manner and taxes will be paid based on the table 6 of form GSTR 3B. Refer to the rules as available on the GST Council of CBEC website applicable for form GST 3B form. Will the utilized cash/ITC functionality be available for discharging return related liabilities? No,
All the details in Form GSTR 3B will be declared in a consolidated manner by the taxpayer, and the taxes will be paid based on the Table 6 of Form GSTR 3B after submitting the return referred to the CGST/SGST rules available on the GST Council or CBEC website applicable for Form GSTR 3B form. One is required to confirm after entering data in each section in Form GSTR 3B. Will the GST system save the confirmed data if a taxpayer exists without completing the form? No. To ensure that the furnished data is saved in a partially complete Form GSTR 3B, a taxpayer is required to click on the Save Form GSTR 3B before closing the form. जब तक आप सेव बटन नहीं दबाएंगे तब तक आपका डेटा सेव नहीं होगा, पार्सली आप इसको फाइल नहीं कर सकते या फिल नहीं कर सकते. Applied for GST registration on 25th September 2018 after crossing the threshold limit on 23rd August 2018. The registration certificate was issued to me on 5th October 2018. I am not able to select the return period of August 2018 on my return dashboard. Why? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसके बारे में बहुत सारी क्वेरीज आती रहती हैं कि मैंने रजिस्ट्रेशन फाइल कर दिया, रजिस्ट्रेशन फाइल करने के बाद मुझे जब रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ, तब मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूं, तो जो पहले की मेरी सेल या परचेज है उसे इनकॉर्पोरेट कैसे करूं, उस रिटर्न में उसको लेकर के कैसे आऊं. तो देखिए इस क्वेश्चन का बहुत जो है जरूरत होती है, तो ये उत्तर मैं यहाँ पर इसको दे रहा हूँ. यू कैन नॉट सेलेक्ट द रिटर्न पीरियड प्रायर टू द इफेक्टिव डेट. इफेक्टिव डेट से प्रायर को रिटर्न आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, ऑफ रजिस्ट्रेशन. इन सच केस effective date of registration is 25th September 2018. You must declare all your liabilities and other details with effect from 23rd August 2018 in the first return to be filed by you, that is in the return of the month of September 2018. तो अगस्त की जो भी आपकी लाइबिलिटीज थी उनको आप जब सितंबर का रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें उसको लेंगे. इसी को हम कहते हैं फर्स्ट रिटर्न. फर्स्ट रिटर्न जो सेक्शन 40 से के अंतर्गत आता है, उसमें ये दिया स्पष्ट रूप से दिया हुआ है. वेयर डू आई हैव टू एंटर डिटेल्स ऑफ इनवर्ड टैक्सेबल सप्लाई. यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू एंटर ऑल डिटेल्स ऑफ इनवर्ड टैक्सेबल सप्लाई. ओनली डिटेल्स ऑफ एलिजिबल एंड इनएलिजिबल आईटीसी नीड टू बी डिक्लेयर इन टेबल 4. तो इसमें हमें अलग अलग नहीं देना है, केवल एलिजिबल और इनएलिजिबल को देखना है. वेयर शुड आई डिक्लेयर डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड एग्जाम रिलेटेड नॉन जीएसटी इनवर्ड सप्लाई. यू कैन एंटर डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड एग्जाम रिलेटेड नॉन जीएसटी इनवर्ड सप्लाईज इन टेबल 3.1C and 3.1E. exempt nil and non GST outward supplies. I am facing problem while filing from GSTR 3B even though I have entered all details in it. After submitting the form, all values are automatically reflected as 0 and the status of the form is showing submitted Y. कई बार एरर आती है या सबमिटेड 0 दिखाता है, उसके लिए इन्होंने बताया this issue has occurred because you have tried to make payment without saving the details. Added in form GSTR 3B, you must always save the form before proceeding towards making payment. अब इसमें ये दिक्कत आती है कि जब तक आप 3B फॉर्म को सेव नहीं करेंगे और बिना सेव किए पहले आप मेकिंग पेमेंट में जाएंगे, पेमेंट सेक्शन में जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम आती है. तो पहले आप अपना डेटा सेव कर लें, GSTR 3B को सेव कर लें. प्रीव्यू ऑफ फाइलिंग ऑफ फॉर्म GSTR 3B. I have already filed form GSTR 3B, but now I want to make some modification. Can I file an amendment? Form GSTR 3B once filed cannot be revised. Adjustment, if any, may be done while filing form GSTR 3B for subsequent period. Can I preview form GSTR 3B before submission? After adding details in various section of the form GSTR 3B, scroll down the pages and click the preview draft from GSTR 3B button to preview before making payments.
आप प्रीव्यू बटन में जाकर के अपने 3B को देख सकते हैं, ड्राफ्ट फॉर्मेट उसका आ जाता है, और उसके बाद आप चेक कर लें। उसको चेक करने के बाद ही पेमेंट के लिए जाएं। अगर आपको लगता है तो द समरी ऑफ फॉर्म GSTR 3B विल बी डिस्प्लेड इन ए PDF. इफ इट इज इनकरेक्ट, you can edit the information in the relevant section of the form, or else you can click the make payment post credit ledger buttons. तो पहले आप PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर लें, उसको चेक कर लें, अगर आपकी कहीं एरर है तो उसको पहले ठीक कर लें, करेक्ट कर लें, एडिट कर सकते हैं, उसके बाद ही मेक पेमेंट पे जाएं। Can I reset form GSTR 3B? No, you cannot reset the form GSTR 3B. ITC for GSTR 3B to be taken from GSTR 2B or GSTR 2A. ये क्वेश्चन हमेशा आता है, इसको देखते हैं। Often I have come across this question: should I take ITC for GSTR 3B from GSTR 2B or GSTR 2A? In this article, I have tried to provide an answer to this question. Now, the issue of taking input tax credit from GSTR 2B or GSTR 2A arises because of Rule 36(4) of CGST Rules 2017. So, let's first try to read and अंडरस्टैंड व्हाट दिस रूल सेज। अब ये रूल कहता क्या है, पहले हम इसको देखते हैं, समझते हैं, उसी से चीज क्लियर होगी। इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी अवेल्ड बाय ए रजिस्टर्ड पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेज और डेबिट नोट्स दैट डिटेल्स ऑफ विच हैव नॉट बीन furnished by the suppliers under subsection 1 of section 37 in form GSTR 1 are using the invoice furnishing facilities shall not exceed 5% of the eligible credit available in respect of invoices or debit notes, the details of which have been furnished by the suppliers under subsection 1 of section 37 in form GSTR 1 are using the invoice furnishing facility. An important point to be noted after a careful reading of this article is ITC in respect of invoices that have not been uploaded by supplier as per subsection 1 of section 37 shall be restricted to 5% of the ITC of the invoices that have been uploaded by the supplier. Uploading invoices in section 37 subsection 1 means showing the invoices as B2B supply in GSTR 1. Invoices uploaded at B2B supply in GSTR 1 are reflected in GSTR 2A and GSTR 2B. The due date of filing GSTR 1 is the 10th day of the month succeeding the said tax period. The same has been extended to 11th succeeding the month. पहले 10 तारीख हुआ करती थी, अब 11 तारीख। As per my understanding, Rule 36(4) is linked to section 37(1). Now, readers may kindly also note that GSTR 2B is a static return which is generated for the invoices which are uploaded up to the due date of filing GSTR 1 as per section 37(1). The same is not the case with GSTR 2A, which is a dynamic return and it changes as and when GSTR 1 is filed. After taking notings of all these things, one should prefer taking input from GSTR 2B if we do not want to go in litigation in future. तो ये था GSTR 2A, GSTR 2B और GSTR 3B जो कि मैंने कंप्लीट किया। कुछ चीजें मैं इसमें और एडिशन करना चाहता हूं, अगर समय इजाजत दे तो। जो क्वेश्चन मेरे पास कुछ लोगों के थे, मैं समझता हूँ 5 मिनट का समय और चाहिए। सर क्वेश्चन करें, अभी सब लोग बैठे काम कर, जिनको पढ़ना है बैठे हैं सर जी। तो मैं कुछ क्वेश्चन का आंसर बैठे हैं, जिनको सर जिनको जल्दी है वो जल्दी चले गए जी। एक मेरे पास ज्वलंत प्रश्न बहुत सारे लोगों का आया था IFF से संबंधित, तो मैं उसके बारे में आपको बता दूं। 4 नंबर पे आया जी सर। अभी अपने आप को सवाल अनम्यूट कर, अभी म्यूट रखें अपने आप को, अभी खत्म नहीं हुआ सर क्लास। आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने आप को म्यूट रखें, लेकिन डिस्टरबेंस होगा सुनने में। एक IFF से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का था मेरे पास, तो मैंने कहा पहले आपको क्लियर कर लें। जो IFF, मान लीजिए हमने जनवरी और फरवरी में IFF स्कीम ली और IFF के अंतर्गत हमने B2B सप्लाई अपनी उसमें दर्ज करी, तो उसमें एक क्लैरिफिकेशन आया था कि जिन लोगों ने अपना IFF जनवरी और फरवरी में अगर उन्होंने सेव किया हुआ है
और सबमिट और फाइल नहीं किया हुआ है, तो ऐसे लोग क्या करें कि पहले उस आईएफएफ का जो सेव में डेटा है उसको रीसेट कर लें, जिससे कि वो डेटा डिलीट हो जाएगा और पूरा का पूरा डेटा आप GSTR 1 में लेकर के उसको फाइल कर दें। एक जो आईएफएफ की ये प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन ये बताया गया। दूसरी लोगों की प्रॉब्लम थी कि हमने जनवरी और फरवरी में आईएफएफ में सेव भी कर दिया और सबमिट भी कर दिया, लेकिन हमने उसको फाइल नहीं किया है। तो जिन लोगों ने अपना डेटा सेव कर दिया और सबमिट कर दिया है, तो सबमिशन के बाद पहले उनको जनवरी और फरवरी का फाइल करना पड़ेगा और उसके बाद वो अपना GSTR 1 फाइल करें, क्योंकि सबमिट के बाद वो GSTR 1 में उस डेटा को लेकर के नहीं जाएगा। इसलिए आप सबमिट के बाद पहले उसको फाइल करें और फाइल करने के बाद अपना GSTR 1 फाइल करें। और अगर आपने केवल सेव करके रखा हुआ था तो अब ना तो वो सबमिट हो पाएगा ना फाइल हो पाएगा, इसलिए आप पहले उसको रीसेट करें, रीसेट करके वहां से डिलीट हो जाएगा डेटा। उसके बाद जनवरी और फरवरी और मार्च तीनों का डेटा आप लेकर के GSTR 1 में फाइल करें। एक तो ये प्रॉब्लम्स लोगों की थी। दूसरी प्रॉब्लम्स लोगों की आ रही थी एक कि GSTR 3B जो QRMP स्कीम में है, उन्होंने QRMP स्कीम ऑप्ट की है, लेकिन जब उन्होंने चालान जमा किया है, टैक्स जमा किया है, तो उसको हमें QRMP स्कीम के अंतर्गत ही करना था, जिसमें हमारे पास दो ऑप्शन थे, एक 35% का, दूसरा सेल्फ असेस्ड का। लेकिन हुआ क्या कि लोगों ने उन दोनों ऑप्शन पे समझा रहा हूँ, मोटे में खिंच जाती है। प्लीज तो उन लोगों ने क्या किया, उनके पास दो ऑप्शन थे, एक QRMP में, एक तो उनको करना था 35% में, दूसरा था सेल्फ असिस्ट में। तो लोगों ने उसमें ना करके AOP में कर दिया, एनी अदर मेथड से, एनी अदर पेमेंट में जाकर के कर दिया। अब उसके बाद जब वो 3B की फाइलिंग करने जा रहे हैं, Q4 की जब 3B रिटर्न फाइल कर रहे हैं, यानी जनवरी फरवरी मार्च का, तो वहां पर जो उन्होंने AOP के माध्यम से पेमेंट किया है वो वहां पर यूटिलाइज नहीं करने देता, क्योंकि उनको अलग से सिस्टम दिया गया था कि या तो वो 35% पर जाएं या फिर वो सेल्फ असेस्ड मेथड पे जाएं। लेकिन लोगों ने किया क्या कि उसको एनी अदर पेमेंट के माध्यम से पेमेंट कर दिया। तो वो कैश लेजर में तो शो करता है, कैश लेजर में शो कर रहा है कि आपने इतना पेमेंट किया हुआ है, लेकिन जब आप 3B फाइल करते हैं तो वहां पर जो आपने AOP के चालान के माध्यम से किया है उसको वो यूटिलाइज नहीं करने देता। तो इस पोजीशन से जब उसके लिए कस्टमर केयर में या उसमें जाकर के सर्विसिंग में जाकर के रिड्रेसल पे जाकर के हम कंप्लेन करते हैं, तो वहां पर भी इसका कोई सल्यूशन नहीं मिलता है। इसका सल्यूशन केवल ये मिल रहा है कि अगर आपने ऐसा किया है तो आप उस टैक्स को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, आपको वो टैक्स दोबारा जमा करना पड़ेगा। अब वो टैक्स यूटिलाइज होगा कैसे? अब अगर उसको हमें यूटिलाइज करना है तो हमें सबसे पहले QRMP स्कीम से बाहर आना होगा, हमें मंथली स्कीम को ऑप्ट करना पड़ेगा, और ये टाइमिंग हमारे पास 30 अप्रैल तक है। यानी हम अब मंथली में ऑप्ट करें, और मंथली में ऑप्ट करने के बाद जब हम अप्रैल मई जून जुलाई जो भी रिटर्न्स फाइल करेंगे उसमें उस चालान जो AOP चालान के माध्यम से हमने टैक्स जमा किया है उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। लेकिन अभी QRMP स्कीम के अंतर्गत रहते हुए जो मार्च का रिटर्न यानी 4th क्वार्टर का रिटर्न हम फाइल कर रहे हैं उसमें उस चालान को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, वो टैक्स हमें दोबारा से जमा करना पड़ेगा। उसको यूटिलाइज करने के लिए आगे हमें मंथली ऑप्ट करना पड़ेगा। तो ये दो प्रॉब्लम्स मेरे सामने बहुत से लोगों ने रखी थी, उसका ये सलूशन था। आगे शर्मा जी जैसा बताएं। सर अनम्यूट कर लीजिए, सर अनम्यूट कर लीजिए। जी 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 सर, नहीं मैं ही कह रहा था साहब जी जी कि सब लोग बैठे हैं, जिनको पढ़ना है बैठे सुनने, पढ़ रहे हैं, सब बैठे हुए जी अपने चैम्बर में।
जी जी, तो ये मैंने अपना कंप्लीट कर लिया है। अब अगर किसी के भी जो सवाल है है तो बाकी सवालों के जवाब देंगे सर। अभी आप जी, जी, अभी सतीश पांडे जी अयोध्या से कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। मैं अपने आप को अनम्यूट करने, सतीश जी। सर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, हमारा सवाल है। हेलो जी। जैसे कोई रजिस्ट्रेशन कोई फादर चला रहा है और वो कैंसिल करके स्टॉक ट्रांसफर कर सकता है अपने नए रजिस्ट्रेशन में लड़के के नाम? रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है? कैंसिल नहीं हुआ सर, वो कैंसिल करवाना चाह रहे हैं क्योंकि फादर की हो गई है और लड़के के नाम नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। जी जी जी, आप एक नई फर्म बनाना चाहते हैं जिसमें ट्रांसफर करना चाहते हैं, उस जो नई फर्म बनाना चाहते हैं उसमें ट्रांसफर करना चाहते हैं, यानी बेटे के नाम से एक नई फर्म खोलना चाहते हैं। यस यस यस, उसमें उस स्टॉक को आप ट्रांसफर करना चाहते हैं। यस। तो उसमें टैक्स लायबिलिटी की दिक्कत है। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि बेटे के नाम से फर्म पहले खोल लीजिए और उसके बाद यहाँ से बिलिंग वहाँ कर लीजिए। एक तो आसान सा रास्ता ये है। दूसरा ये है कि आप जब उसके लिए जाएंगे कि हम उसकी लायबिलिटी जो है हमारे ऊपर ना आए और हम केवल स्टॉक ट्रांसफर कर लें जी, तो स्टॉक ट्रांसफर के लिए आपको रिकॉन्स्टिट्यूट फॉर्म पे जा करके रजिस्ट्रेशन फाइल करना पड़ेगा। फिर वो लेकिन आपको जो आपका अथॉरिटी है, मतलब जो आपका सेक्शन अधिकारी है, सेक्टर अधिकारी है, वो फिर उस आपको उसमें ऐड करेगा, उसके बाद ही वो ट्रांसफर हो पाएगा। जब तक वो उसमें ऐड नहीं करेगा तब तक वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। सर दूसरा सवाल हमारा ये था एक और कि हम 28% पे कोई गुड्स खरीदते हैं और सेल करते हैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए 5% पे, तो हमारा रिफंड कैसे क्लेम होगा? जो हमारा जो रिमेनिंग बैलेंस बच रहा है आईटीसी का। ये ट्रेडिंग है या मैन्युफैक्चरिंग है? ट्रेडिंग है सर। ट्रेडिंग है। तो ट्रेडिंग में आप 18 में खरीद के 5 में कैसे बेचते हैं? साइंटिफिक रिसर्च के लिए हम सेल कर रहे हैं सर, 18 में परचेज कर रहे हैं। 18 में परचेज कर रहे हैं जी, लेकिन ट्रेडर्स के लिए तो आईटीसी अवेलेबल नहीं है जी, मैन्युफैक्चरर्स के लिए जरूर अवेलेबल है। जी 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 जी। और किसी साथी का कोई सवाल हो हमारे का? हाँ सर जी, अजय बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन पूछना है। जी अजय जी। जी सर मेरे को एक एडवांस रूलिंग वाला समझ में नहीं आ रहा, क्या चक्कर है? एडवांस रूलिंग समझ नहीं आ रहा मतलब अभी जैसे बहुत क्लासेस देख रहा हूँ कि कोई एडवांस रूलिंग का वो कोई कहाँ से क्या ऑर्डर आ रहा है, कहीं नोटिस आ रहा है। हम जैसे व्यापारी हैं, हम तो जैसे 5% में खरीदे 5% में बेचे इतना जानते हैं। एडवांस रूलिंग को हम लोग मैं समझ नहीं पा रहा हूँ खुद। नहीं, एडवांस रूलिंग तो वो है कि आप किसी आइटम पे कोई व्यक्ति अगर ये कंफर्म नहीं है कि इस पे टैक्स लायबिलिटी कितनी होनी चाहिए, टैक्स रेट कितना होना चाहिए, तो वो एडवांस रूलिंग में अपनी अपील करता है, एप्लीकेशन देता है कि इसमें क्या लायबिलिटी आनी चाहिए। उसके लिए AAR से जो है ऑर्डर्स आते हैं। अजय भाई, AAR मींस एडवांस अथॉरिटी ऑफ रूलिंग। आप उसके में जाके फीस जमा करके जीएसटी काउंसिल से अपना सवाल पूछ सकते हैं कि मेरे सवाल ये है सब, किस पे क्या रेट ऑफ टैक्स होना चाहिए, टैक्सेबिलिटी है या नहीं है, या मेरे को क्या इसमें कहाँ क्या मेरी लायबिलिटी फिक्स होगी। नहीं, मैंने वो परवीन खंडेलवाल का इंटरव्यू था, उसमें बताया कि एक स्टेट में अलग टैक्स है और दूसरे स्टेट में अलग टैक्स है। वो पराठे के ऊपर है, पराठे के ऊपर चल रहा है, पराठे के ऊपर झगड़ा चल रहा है वो। हाँ, वो केरला वाला पराठा जो है वो अलग चीज है। यहाँ अगर हिंदुस्तानी उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश के पराठों में लगेगा टैक्स, तो यहाँ तो फिर रोटी खाना नहीं छोड़ देंगे लोग। यहाँ तो सभी पराठे खाते हैं शाम को। हाँ, कोई बात है, इसीलिए थोड़ा सा क्लियर करना था, क्योंकि मेरे तो मालूम है हिंदुस्तान में सब जगह एक ही रेट होगा। नहीं, हिंदुस्तान में सब जगह एक रेट नहीं सर, वो भी और कभी भी, वैसे मैं आपको राय दे दूं एक बड़े होने के नाते आपसे, कि AAR में अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग में आप बिल्कुल मत जाइएगा। वो सवाल पूछेंगे आपके खिलाफ ही जवाब आएगा। ये हिंदुस्तान का एक मतलब एक कंसेप्ट बना हुआ है। एंड बाइंडिंग ऑन यू। जी जी जी। सर एक क्वेश्चन मेरा भी है सर। जी बोले सर, एक हमारा रिफंड का केस है सर। मैं निर्माता हूँ, अगरबत्ती बनाता हूँ और हाई रेट से परचेज करता हूँ और कम रेट पे सर वो अगरबत्ती पे टैक्स जमा कर रहा हूँ, तो आईटीसी मेरी बढ़ गई है। तो सर इसको रिफंड के लिए कैसे एप्लीकेशन देंगे? रिफंड क्लेम कर सकते हैं आप, उसके लिए मैन्युफैक्चरर्स के लिए तो अवेलेबल है।
अच्छा सर, तो उसको क्या उसकी प्रोसीडिंग कैसे करना है सर? रिफंड एप्लीकेशन दिए RFD 01। अच्छा सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। अजय भाई हर हफ्ते आइए, सुनिए, देखिए, बैठिए, जो प्रॉब्लम्स है मैं जुड़ गया हूँ, मैं बिल्कुल एवरी जुड़ गया सैटरडे हूँ। आइए आप। हाँ मैं जुड़ गया हूँ भैया, बिल्कुल। एवरी सैटरडे आइए। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी, जितनी प्रॉब्लम्स है सब वो सॉल्व हो भी हमने जाएंगी सर। पूछा अगर बस उपदेश जी आइए। मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी उपदेश जी कर लीजिए अपने आप दे देंगे। सर जी, जी जी सर, बताइए बताइए सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी हाँ बताइए। बोलिए सर। मेरा एक रजिस्ट्रेशन है जो 28 फरवरी को नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स में डिपार्टमेंट ने कैंसिल कर दिया। ठीक है। अब मैंने मेरे पास उसमें स्टॉक था। पहली बात तो अब मुझे उस स्टॉक का कैसे उसको डिम आउट करना है, क्या सेल आउट होगा, कैसे होगा, उस पर लायबिलिटी क्या बनेगी? पहले आप रिवोकेशन तो कराएं। रिवोकेशन नहीं हो पा रहा सर, वो एसएससी रिवोकेशन ना करा के एक नया रजिस्ट्रेशन चाह रहा है किसी और नाम से। तो फिर लायबिलिटी एडजस्ट कैसे करेगा जब तक रिवोकेशन नहीं होगी कराएगा? वही मैं जानना चाह रहा हूँ सर, वो लायबिलिटी कैसे एडजस्ट होंगी? नहीं, रिवोकेशन कराना पड़ेगा। कराना पड़ेगा। ठीक, और रिवोकेशन ना कराए तो सर? नहीं तो लायबिलिटी कैसे एडजस्ट करेंगे? टैक्स तो आपसे वो ले ही लेंगे ना, डिपार्टमेंट आपसे टैक्स तो ले लेगा। किस फॉर्मेट में लेगा, किस तरीके से लेगा डिपार्टमेंट? भैया मेरा दुकान बंद हो गए। वो तो आपके पास जो स्टॉक है उस पर ले लेगा ना। और आप किसी को सेल आउट करके वो ITC किसी को ट्रांसफर भी नहीं कर पाएंगे जी। इसलिए आपको रिवोकेशन तो कराना ही पड़ेगा, तभी आपकी ITC हो पाएगी। नहीं तो बिल्कुल बिल्कुल लग जान दो भैया, लग जान दो, इसमें कोई पैर भी ना करो तुम। नहीं करो भैया, और सबके लिए कर रहे, एक के लिए हमने कहा, क्योंकि आप क्यों लापरवाही करते हैं? काम के लिए तुम लोग ठिकाने लगा सकते हो। देखो गति तेज बढ़ रहा है भाई। कौन छोटी लाल? हाँ हीरा लाल के भाई। हेलो, उपदेश जी मैं क्या छोटे लाल सवाल पूछ रहा था। हीरा लाल के भाई छोटे लाल। सर अपने आप को म्यूट रखें सब लोग। आपसे रिक्वेस्ट ये है ना, इतना शोर मचेगा यहाँ पे कि हम इसको चला नहीं पाएंगे। सर सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने आप को म्यूट कर दीजिए सर। उपदेश जी आपका सवाल, उपदेश भाई आपका सवाल था। उपदेश जी आपके साथ। हाँ, मुरादाबाद से उपदेश जी जी सर। मेरा कहना यह है, फरवरी की ITC हम क्लेम नहीं कर पाए जी। अब मार्च में हम क्लेम कर रहे हैं तो विंडो रेड आ रही है। नहीं, रेड आने दीजिए। आप ITC अगर क्लेम नहीं कर पाए, अभी 30 सितंबर तक का आपके पास टाइम है, आप क्लेम कर लीजिए। रेड आ रही है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, उसका आप वाईफाई वो बना करके रखिए अपने पास चार्ट। ठीक है साहब, ठीक, थैंक यू साहब। और किसी मेरे भाई को सवाल हो? हेलो। हाँ जी सर, एक तो मेरे को पूछना था IGST के बारे में। जी सर, जैसे मैंने IGST से परचेज किया था, फ्रेट पर मेरे को टैक्स भरना पड़ेगा कि मेरे पास जो बैलेंस है उससे एडजस्ट कर सकता हूँ? नहीं, फ्रेट पे तो आपको RCM देना पड़ेगा ना। तो मतलब टैक्स जमा देना ही पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, ओके। अगर सभी के सवाल समाप्त हो गए हों, किसी का सवाल नहीं हुए अभी, तो मैं सर, शिवमंगल सिंह, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। जी सर। कलकत्ता के एडवोकेट KK मुंद्रा जी ने मेरे को GST की बुक दे के सम्मान किया। ये आपकी मेहरबानी के कारण हुआ मेरे लिए। बहुत बहुत आपको हार्दिक बधाई। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा अपने शिवमंगल सिंह चौहान होशंगाबाद साहब से कि आपको अगर पसंद आया हो, सब लोगों को होशंगाबाद के, हमारे आज हरियाणा के सब लोगों को पसंद आया हो, यूपी के लोगों को पसंद आया हो आज का प्रोग्राम, जो टॉपिक रखा गया था 2A 2B और 3B का, तो आज वोट ऑफ थैंक्स जरा जोर शोर से बहुत अच्छे से हमारे स्पीकर साहब का करें, जिससे दोबारा इनसे रिक्वेस्ट कर सकूं। अगर अभी नहीं किसी का क्लियर हुआ हो तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी अपने स्पीकर साहब से कि मैं फिर इस टॉपिक को फिर क्लियर करा दूं उस रिक्वेस्ट को, जैसा आप लोगों सबका आदेश होगा। क्योंकि आज थोड़ा सा लॉकडाउन के चक्कर में लोग थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गए। शिवमंगल सिंह चौहान साहब। सर सभी को नमस्कार। होशंगाबाद हरदा जिला टैक्स बार एसोसिएशन की तरफ से मैं
आज जो 2A 3B और 2B के बारे में आदरणीय देवेंद्र पांडे जी द्वारा जो अपने विचार व्यक्त किए गए, बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने इस चीज को समझाया है। और चूंकि बीच में उनको थोड़ा सा डिस्टरबेंस कर दिया गया था कि लॉकडाउन लग रहा है, तो थोड़ा बहुत स्पीडली उन्होंने लिया है। तो मैं सर इसमें जो चाहूंगा कि इस सेशन को 2 पार्ट में कर दिया जाए, एक बार और उन्हें इसको किया जाए, फिर एक बार और करवा लेंगे सर से रिक्वेस्ट कर लेंगे, फिर गैप देके एक आध सेकंड का गैप देके फिर करेंगे सर। आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है, आपका जो कार्यक्रम जो चल रहा है सर, इसमें मेरी तरफ से, हमारे होशंगाबाद की तरफ से एक शब्द और जोड़ दिया जाए सर। जैसे आपका जो स्लोगन है, आपका उपकार सबका विकास सबका साथ, और हमारा इसमें कहना है आपका उपकार सबका विकास सबका विश्वास और सबका साथ। आप जो सब हम सब लोगों को साथ, सब आप लोगों का साथ की वजह से सब ये सब कार्यक्रम चल रहा है जी, ये सब क्लास तभी चल पा रही है जी सर। तो सर मैं सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ सर कि आपने बहुत अच्छे ढंग से, और खासकर शर्मा जी का, जिन्होंने हम सभी लोगों को एक साथ इस मंच पे जोड़ा और इस मंच के माध्यम से हमारी जीएसटी की ज्वलंत समस्याओं का जिस प्रकार से हमारा समस्याओं का समाधान होता है और हम जो विचार अपने साझा करते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान अर्जन होता है। और मैं सभी सदस्यों से चाहूंगा कि इसमें, जैसे भैया ने पहले, प्रतीक भैया हमारे आदरणीय, उन्होंने बताया था कि परिवार बढ़ रहा है, वाकई में इतना अच्छा मंच है कि इसमें परिवार बढ़ेगा ही, और हम लोग और प्रयास करें जो ज्यादा से ज्यादा विद्वानों के हमको विचार सुनने को मिले और उनके साथ अपने विचार साझा कर सकें। धन्यवाद। अभी मैं सब साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, अपने स्पीकर साहब से भी, कि अपने अपने सब स्थान पे खड़े हो जाएं, जिससे हम राष्ट्रीय गान के लिए करके उसके बाद फिर समाप्ति की घोषणा करें। मेरे राकेश शरण मिश्रा जी साथ में हैं, अपने आप को अनम्यूट कर लें। राकेश शरण मिश्रा जी हमारे उपाध्यक्ष हैं, राकेश शरण मिश्रा जी रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र से। बहुत प्रणाम साहब जी। राष्ट्रीय गान का आप स्टार्ट करें। मन अधिनायक गए भारत पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ हिंद हिमाचल तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जयकारा जनगण मंगल दायक भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। अगले शनिवार को फिर आप लोगों की मुलाकात होगी नए किसी स्पीकर के साथ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पांडे जी को विशेष रूप पे, ठीक है पांडे जी, आपने बहुत ही सुजल भाषा में हम लोग को जो ज्ञानवर्धन किया, इसके आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके।